किसी भी परिस्थिति में परिवार की संपत्ति को जुआ खेलने के लिए नहीं दांव पर लगाया जा सकता है। यह तीसरी बार पहले से ही। क्या यह सचमुच ऐसा करने का मेरा आखिरी अवसर था? क्या मैं अपने पिताजी की विश्वासघाती हरकतों को और भी बढ़ावा देने के लिए तैयार हूँ? मैंने सोचा था कि मेरे पिताजी की गहराई से समझदारी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया होगा, लेकिन लगता है कि वे अपने जीवन काल को और भी जटिल बनाने में सक्षम थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कि उन्होंने कुछ बड़ा तैयार किया हो। मैंने सोचा कि शायद वे अपने पुराने दोस्त को फिर से इकट्ठा करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे बाद तुम्हारे भाई को यह जिम्मेदारी देनी होगी, तो मैं समझ गया कि वे क्या कहना चाहते थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और मुझे लगा कि वे अपने पूरे जीवन काल को भूलने के लिए तैयार हैं। उसकी मुख्याकुंचन कोठरी के बारे में एक तेज धक्का दिया, जिससे उसका सिर तुरंत बाएं हुआ। तुम्हारी कद्र नहीं है, कैसा अहंकार! वह गर्जा। उसके शरीर पर मजबूत मदिरा की गंध थी। क्या तुम्हारी कोई समझदारी है? 4 सालों के बाद जब परिवार का पैसा हमें शुरू होता है तो यह तुम्हारा नहीं हो जाता। फ्लोरेंटिया ने अपनी आंखें खोली और बेलसाच के शब्दों को सुना, जिन्होंने उसकी चेहर पर 2 मुक्के मारे थे। समझदारी की बात करने वाला यह व्यक्ति उसे एक दुष्ट भेड़िए की तरह देख रहा था। परिवार के पैसे को लेकर उसका चेहरा सुन्न हो गया था और वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। बेलसाच के शब्दों ने उसे एक दुखी लड़की की तरह बना दिया था। ससी दाले का प्रोय ताहो असी जातले शलेहा नुवे पिया भारो का असी जातले वो दिले नुवे महारोजा असी ताहो शालेहा प्रोय हुका। वह शब्द जो उसे बार बार सुनने को मिलते थे, वे उसके दिल को चीर कर गहराई तक पहुंचते थे। अपने पिताजी को आज हुई घटना के बारे में बताने पर वह घर छोड़कर चला जाएगा, यह सुनिश्चित था। उसके मन में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती, जैसे उसके आसपास का हर वातावरण ही उसे दबा रहा हो। पेड़ों की शाखाएं जो कभी भी हवा की आंधी में झूमती थीं, आज स्थिर खड़ी थीं। उनकी पत्तियों पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे उसे देख रहे हों। हवा भी शांत थी, जैसे वह भी उसे दबाने की कोशिश कर रही हो। उसके पैर जमीन पर टिके नहीं थे, जैसे वह कहीं और चलने को तैयार था। अपने आप से बात करते हुए वह कहती थी, मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं? लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी आवाज थी जो उसे चेतावनी दे रही थी। वह शब्द जो उसके पिताजी ने बोले, वे उसके मन को तोड़ रहे थे। वह अपने आप को खो रही थी, जैसे वह एक अजीब सी यात्रा पर निकल चुकी हो। बिलसाश ने चेतावनी देते हुए जमीन पर जूठा मुंह लगाया और पीछे मुड़ गया। जल्द ही गाड़ी की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। अंधेरे से घिरे इस गली में अकेली फ्लोरेंटिया ने अपने हाथों को जमीन पर रख लिया। उसके चोटिल हुए होठों से एक लाल खून की बूंद गिरती रही। वह जानती थी कि वे दोनों अलग हो गए हैं और अब उसे अपने आप पर भरोसा करना होगा। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई अपने चेहरे को धीरे धीरे साफ करती है, जैसे वह एक नई शुरुआत करने की तैयारी कर रही हो। उसके आसपास की दीवारें अंधेरे में गहराई से नीली और लाल रंगों में चमकती हैं, जैसे वे उसे अपने प्यार और समर्थन का आश्वासन दे रहे हों। वह धीरे धीरे सांस लेती है, अपने दिल की गहराई में एक नई उम्मीद को जगाती है। उसके मन में एक विचार आता है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी जीने की शक्ति है और यही सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। ट्रिप हाय हाय हा। घोड़े की हल्की झुकाव और गाड़ी वाले की आवाज ने फ्लोरेंटिया को दूर के अतीत की सोच से जागृत कर दिया। जब वह हल्के से खिड़की पर लगे पर्दे को उठाकर बाहर देखने लगी, तो उसने देखा कि इंपीरियल पैलेस के सैनिक घूम रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे कुछ गुप्त बातें चर्चा कर रहे हों। फ्लोरेंटिया ने अपने मन को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी अनिश्चितता थी। वह जानती थी कि उसे जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या। वह अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता बनी रही। वह बाहर की ओर देख रही थी, जहां सैनिक घूम रहे थे, और वह सोच रही थी कि क्या वे उसे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। उसके मन में एक अजीब सी खुशी भी थी, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने जा रही हो। वह अपने आप से कह रही थी कि वह तैयार है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे क्यों तैयार रहना है। उसके मन में एक अजीब सी अनिश्चितता बनी रही, जैसे वह किसी बड़े प्रश्न का उत्तर ढूंढने जा रही हो। क्या हम यही हैं? फ्लोरेंटिया ने फिर से पर्दे बंद कर दिए और सीधी आंखों से आगे की ओर देखती रही। अपने बालों और कपड़ों को जो कुछ समय से असंगठित हो गया था, उन्हें सीधा करने के बाद वह एक साफ सुथरा चित्र जैसी लगने लगी। इसी दौरान उनकी गाड़ी मुख्य द्वार से गुजरकर लंबर पैलेस पहुंच गई। फ्लोरेंटिया को यहां आने पर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, जैसे वह अपने बचपन के घर वापस आ गई हो, लेकिन फिर वह कहीं और चली जाएगी। लंबर पैलेस का दृश्य बहुत ही आकर्षक था। उसके बड़े बड़े दरवाजे, उसकी चमकती हुई मिट्टी की दीवारें, उसके हरे भरे बगीचे, यहाँ का वातावरण शांत और सुकून भरा था। फ्लोरेंटिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। वह इस समय एक प्रकार की शांति में डूब गई थी, जैसे वह अपने आप से दूर हो गई हो। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक अजीब सी चीज देखी। उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया था, जिसके पीछे एक अंधेरा और गहरा कमरा था। फ्लोरेंटिया को यह दृश्य बहुत ही अजीब लगा, लेकिन वह उस परिस्थिति में सोचती रही कि यह दरवाजा कहाँ से आया और क्या यह सचमुच एक दरवाजा था या बस उसकी कल्पना का उत्पाद। निराली गाड़ी में सवार होकर सूरज की गर्माहट में सोने का तेज दिखाई दे रहा था। बातचीत करते करते अचानक गाड़ी रुक गई। घोड़े के पीछे खड़ा कोचमैन ने धीरे धीरे कहा, हम यहाँ पहुंच गए हैं। सूरज की किरणें चारों ओर फैली हुई थी। हवा में एक मधुर गंध बिखरी हुई थी। पेड़ों की छाया में एक शांति व्याप्त थी। यह दृश्य समय को रुकने के लिए मजबूर करता था। फ्लोरेंटिया के नाम से एक छोटी सी बस्ती थी, जो इतिहास और कलात्मकता का खजाना थी। उस समय गाड़ी का दरवाजा खुल गया और एक आकर्षक व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया। फेरिश, वह उसकी हाथ के पीछे चूमने लगा, जैसे कि वह उसे अपनी दुनिया में लाना चाहता था। यह एक ऐसा चुंबन था जो गहराई से भरा हुआ था,
जिसमें उसके दिल की गहराइयों में छुपी इच्छाओं को उजागर करता था। वह उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर रहा था और उसके चेहरे पर एक अद्वितीय सुंदरता की रोशनी थी। उसकी आंखें गहराई से भरी हुई थी, जैसे कि वह उसे अपने दिल में बसाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातचीत में एक मधुरता थी जो उसके व्यक्तित्व को प्रकट करती थी। वह उसके साथ खड़ा होकर उसके बारे में बात करने लगा और उसे अपनी दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो उसके विचारों को उजागर करती थी। वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर कर रहा था और वह उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। यह एक ऐसा समय था जब दोनों के बीच की खामोशी टूट गई थी और उनके बीच एक नए संबंध की शुरुआत हुई थी। लंबुर्ग इम्पीरिया में कोई भी व्यक्ति आपके लिए इंतजार करने की शिकायत नहीं कर सकता। मेरी तिया, आप थोड़ा धीमी गति से चल सकते हैं। हमने आज बहुत दूर तक यात्रा की है। आपको यहाँ आने में जितनी भी मुश्किलें आईं, इस पल का आनंद लें। आज आपकी कड़ी मेहनत का फल स्वादिष्ट होने वाला है और इसका समय आ गया है। हमारे चारों ओर का परिदृश्य बहुत ही सुंदर है। हरे भरे जंगल, नदियां और पहाड़। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य आपको शांति और आनंद देगा। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और अब मेरा एकमात्र लक्ष्य आपसे मिलना और आपके साथ समय बिताना है। मुझे पता है कि यह यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन मैंने इसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और दृढ़ता से लड़ाई लड़ी है। अब हमारे पास खाने का समय आ गया है और मैं जानता हूँ कि यह आपके लिए एक विशेष पल होगा। मैंने अपनी सबसे अच्छी चीजें तैयार की हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आज क्या खाना बनाया गया है। आप थोड़ा आराम करें और फिर हम एक साथ बैठकर खाएं। फ्लोरेंटिया ने स्पष्ट रूप से कहा, हाँ, मुझे बहुत परेशानी हुई है। वो एक लंबी यात्रा के बाद वापस आई थी। शायद ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा। उसके एक छोटी पपन वह उस विषय अभिव्यक्ति थी जैसे कि वो अपने भूतकाल को देख रही हो। उसके चेहरे पर एक विशेष अभिव्यक्ति थी जैसे कि वह किसी बड़े सच्चाई का अनुभव कर रही हो। उसकी आवाज में एक हल्की सी लय थी जो उसके शब्दों को और भी गहरा बनाती थी। उसके आसपास का वातावरण शांत था, जैसे कि वह एक अंतरंग बातचीत कर रही हो। उसके पीछे की दीवार पर एक बड़ा फ्रेम लगा हुआ था जिसमें एक सुंदर चित्र लगा हुआ था। चित्र में एक शांत झील और आसपास के हरे भरे पहाड़ दिख रहे थे। यह दृश्य उसकी भावनाओं को और भी गहरा बनाता था, जैसे कि वह अपने भूतकाल को साफ करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें अभी भी गहराई से भरी हुई थी, लेकिन अब वे शांत और संतुष्ट दिख रही थी। वह एक बड़ी सांस लेती है, जैसे कि वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज में एक हल्का सा संकेत था जो बताता था कि वह अब ठीक है और अपने भूतकाल से निपट चुकी है। वह महिला जिसने उसे पहली नजर में ही अपना दिल जीत लिया, वह एक अद्वितीय और सुंदरता से भरपूर औरत थी। फेरिस को उसके इस प्रेम को शब्दों में बयां करने का मन करता। वे जल्द ही दरवाजे पर खड़े होकर बैंक्वेट हॉल की ओर बढ़ने लगे। वहां उनकी भेंट हुई थी। फेरिस ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और अपने आप को उसमें खोया। एक अनोखी सुंदरता जिसने उन्हें पहली नजर में ही अपना दिल जीत लिया था। फेरिस की आंखों में प्रेम की चमक थी। उनकी कल्पना में वो ख्याल आ गया कि शायद यह उनकी आखिरी बातचीत नहीं होगी, शायद वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। फेरिस की आवाज में एक उत्सुकता थी, जैसे वह किसी बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रहा हो। फ्लोरेंटिया ने उसकी बात सुनी और अपने सरल, गंभीर चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट दिखाई। तो चलिए लॉर्ड लोम्बार्डी, हम जाएं, उसने कहा। फेरिस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचा। आइए, आपकी महिमा, क्राउन प्रिंस, उसने कहा। उनके हाथ में एक पतली, रंगीन हथेली थी। फेरिस ने उसका हाथ दबाया, जैसे वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो। फ्लोरेंटिया को यह देखकर एक अजीब सी भावना हुई, जैसे वह किसी नए और अनजान दुनिया में प्रवेश कर रही हो। उसकी आंखें फेरिस की ओर उठी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट अभी भी एक ही जगह पर थी। क्या आप तैयार हैं? फेरिस ने फिर से पूछा, जैसे वह अपनी बात दोहराने के लिए मजबूर हो। फ्लोरेंटिया ने उसकी आंखों में एक विश्वास भरा देखा और उसने अपना सरल सिर हिलाया। तो चलिए लॉर्ड लोम्बार्डी, हम जाएं, उसने फिर से कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अलग सी उत्सुकता थी। यहाँ एक नए युग की शुरुआत है जहाँ प्रेम और वफादारी की भावनाएं जीतेंगी और जहाँ दुनिया के नियम बदलने वाले हैं। फेरिस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक नए सफर पर ले गया, जहाँ उनके साथी उनको हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। वह दरवाजा खोलो, फेरिस ने अपने सामने खड़े पुरुष को आदेश दिया। शहंशाह, ताज और अधिपति फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी आ गए हैं। ओ, दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, उनके आगमन और दोनों व्यक्तियों की स्थिति की घोषणा करते हुए। फेरिस को अचानक गहरा श्वास लेना पड़ा ताकि वह अपने आप को शांत रख सके। उसकी आंखें दरवाजे पर थीं, जो धीरे धीरे खुल रहा था। सामने आने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए एक बड़ी रसोई तैयार की गई थी। फेरिस ने हाथ में एक चमड़े की छतरी पकड़ी और उसके पैरों पर खड़े होकर दरवाजे को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। राजसी पोशाक पहने फ्लोरेंटिया ने अपनी गहरी सांस लेते हुए कदम बढ़ाया, जैसे वह एक नए युग में प्रवेश कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दरवाजे पर खड़े फेरिस को आकर्षित करती थी। उसकी दृष्टि शहंशाह और अधिपति के रूप में उन्हें अपना आदर और भक्ति प्रकट करने के लिए तैयार कर रही थी। फ्लोरेंटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आवाज जैसी संगीत की गूंज थी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और पूर्वाह्न भोजनालय की रोशनी चारों ओर फैल गई। उस समय स्क्रीक, एक अनचाहा शोर हुआ जब महल के बड़े से द्वार को सम्राट के नायबक की फौज ने बंद कर दिया। फ्लोरेंटिया अपने आप में सोचने लगी कि यह आवाज उसकी आत्मा को चीरती जा रही है। वह प्रकाश और शांति की खोज में थी। जब दरवाजा बंद हुआ तो उसे एक विरला सा एहसास हुआ, जैसे कोई सुनहरा दिन उसके सामने उदय हो रहा हो।
वह अपने आप में ध्यान केंद्रित करने लगी और अपनी आत्मा की गहराइयों को खोजती गई। कलंकित इतिहास का अंत हो गया, जिसने 550 वर्षों से यूरोप की सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। लोम्बार्डी नाम का यह परिवार, जिसने कभी भी अपनी शक्ति और समृद्धि को कम नहीं होने दिया, अब एक खाली और शून्य महसूस करता था। वेज लोम्बार्डी परिवार के पितामह, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमताओं के लिए सम्मानित किया गया था, अब एक गंभीर अपराध में फंस गए थे। उनकी गिरफ्तारी ने परिवार को एक नए युग में प्रवेश करने का संकेत दिया, जिसमें शक्ति और समृद्धि के लिए एक नई लड़ाई शुरू हुई। वातावरण में एक अजीब और अनिश्चितता की भावना थी, जैसे कि कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो। हवा में एक हल्की ठंडक थी, जो वसंत के अंत की ओर इशारा करती थी। पेड़ों के पत्ते झूम रहे थे और उनकी हरियाली को छोड़कर वे अपनी सर्दियों की नींद में सो गए थे। घर के दरवाजे पर एक शांति थी, जैसे कि कोई भी बाहर नहीं गया हो, लेकिन यह शांति अस्थिर थी और हर किसी के दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जो उन्हें लगता था कि उनके पास अब कुछ नया और रोमांचक है। लोम्बार्डी के नागरिकों का एक विशाल समूह मैनसन के सामने जमा हुआ था। कुछ लोग अपने हाथरकीफ को गीला करते हुए रोते रहे, जबकि दूसरे लोग तुरंत ही वहां से चले गए, एक बार भी मुड़कर नहीं। ये दृश्य वास्तव में बहुत ही दर्दनाक और भावुक था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कि पूरी शहर को शोक की गहराई ने घेर लिया हो। लोग अपने परिवारों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हों। मैनसन का दरवाजा खुल गया और दूर से आने वाली ध्वनि ने लोगों को एक ओर खींचा। यह थी मृतक परिवार के प्रतिनिधि की आवाज, जो अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई के लिए आते हुए थे। लोगों ने अपने सिर झुकाए और आंसू बहाते हुए खड़े रहे, जबकि शवधारित परिवार के सदस्य अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने की कोशिश कर रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने जीवन के सबसे दर्दनाक और भावुक पल को साझा कर रहे थे, और यह मैनसन के बाहर एक वास्तविक शोक समारोह बन गया था। शहर की चुप्पी अब गहराई से बदल गई थी, और लोगों ने अपने दिल को फैलाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की। यह एक ऐसा समय था जब पूरा शहर मैनसन के दरवाजे पर जमा हुआ था, और यह एक वास्तविक शोक समारोह बन गया था। मैं फ्लोरेंटिया थी, जो मुख्य पंक्ति में खड़ी थी। बेवकूफ, मैंने तेजी से कहा, अपने दांतों के बीच कठोर होकर, लेकिन अब यह महत्व नहीं रखता। मैंने विशाल रूप से सुरक्षित परिवार के प्रवेश द्वार पर घूरा और फिर कुछ और शब्द कहे। मेरी आंखें गुस्से से भर गई थी, जैसे कि बादलों को तेज हवा ने उड़ा दिया हो। मैंने अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने हाथों को फैलाकर और अपनी गर्दन को सीधा करके एक विशाल आकार बनाया। मेरे चेहरे पर एक गहरा व्यंग्य था, जैसे कि एक तेज तलवार। मैंने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया, जैसे कि एक घोड़े की पैर की गति। मेरी सांसें तेजी से चल रही थी, जैसे कि एक तूफान की आंधी। मैंने अपने आसपास के वातावरण को महसूस किया, जैसे कि एक गहरा समुद्र। मेरी आंखें परिवार के प्रवेश द्वार को घूर रही थीं, जैसे कि एक तेज शिकारी। मैंने अपने आप से कहा, मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ रहूंगा। मेरा गुस्सा बढ़ता गया, जैसे कि एक आग। मैंने अपनी आवाज को दबाया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं। मैंने अपने आप को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। मेरा गुस्सा अब एक भयानक ज्वालामुखी बन गया था, जो कभी भड़क सकता था। मैंने सोचा था कि मेरी बातें किसी को भी नहीं समझेगी, लेकिन यहाँ खड़े लोगों ने मुझ पर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा, जैसे कि वे मेरी बातों को सच मान रहे हों। लेकिन क्या आपसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि लोम्बार्डी परिवार पहले से ही बर्बाद हो चुका है। मेरे शब्दों ने उन्हें झकझोर दिया, जैसे कि वे एक आग में फंस गए हों और अब भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वे कुछ गहरा समझने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन मैं जानता था कि वे इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी आंखें मेरी बातों को सुनने के बजाय मुझ पर ही टिकी हुई थीं। मैंने अपने शब्दों को और भी तेज कर दिया, जैसे कि वे एक आग की लपटें हों, और जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले वे पहले से ही अपनी गलती को छिपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। उनकी बातें मेरे शब्दों की तरह ही आग की लपटें थीं, जो जल्द ही उन्हें खत्म कर देगी। मेरे दिल में लगी आग को शांत करना संभव नहीं था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि वे पहले राजकुमार नहीं बनेंगे। कई बार मैंने कहा था कि वह एक खराब बच्चा है और कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। लेकिन लोम्बार्डी के मूर्खों ने पहले राजकुमार को ही समर्थन दिया। उनकी चापलूसी भरी बातें मुझे पसंद नहीं थी। उनकी आंखों में झूठ का पर्दा था। मैं उनकी हरकतों से नाराज था, लेकिन वे समझते ही नहीं थे। उनकी अपनी दुनिया थी, जिसमें मैं कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता था। लोम्बार्डी के अद्वितीय इतिहास ने लंबोर्ग इंपीरियल साम्राज्य का इतिहास बनाया। यह सच था कि लोम्बार्डी परिवार ने दुरेली को पहले सम्राट बनाया, जिससे साम्राज्य अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच गया। उनकी विरासत में एक अद्वितीय इतिहास है, जिसमें साम्राज्य का निर्माण, उसकी वृद्धि और उसकी शक्ति का पुनरुत्थान शामिल है। लोम्बार्डी परिवार ने अपने समय में एक अद्वितीय योगदान दिया, जो साम्राज्य को मजबूत बनाया और इसकी विशालता को बढ़ाया। उनकी उपलब्धियों ने इतिहास में एक नई पुस्तक खोली, जिसमें लंबोर्ग इंपीरियल साम्राज्य के भविष्य की कहानी लिखी गई है। यहाँ समय और स्थान का अद्वितीय मेल है, जहाँ इतिहास ने एक नई दिशा में बढ़ने के लिए अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। क्या यह सब है? शिखर पर पहुंचने के बाद परिवार ने अपार समृद्धि एकत्रित की, हर युद्ध में भाग लिया, शानदार डिप्लोमेसी के साथ रक्तहीन जीत हासिल की और पूरे साम्राज्य से महान कलाकारों का समर्थन किया। यहाँ परिवार का नाम कोई भी जगह पर नहीं था जहाँ पहुंचा नहीं जाता था। उनकी कहानी एक ऐसी विरासत है जो इतिहास में गहराई से छाप छोड़ती है। उनके प्रयासों ने रोमांचक युग को आकार दिया और उनकी उपलब्धियों ने कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन यह भी सच है कि उनकी सफलता का मूल्य उनके प्रयासों की गहराई और समर्पण के स्तर से जुड़ा हुआ था। उनकी कहानी एक ऐसी यात्रा है जो न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की ओर बढ़ती है, बल्कि समाज और देश के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर भी। उनके जीवन का हर पहलू एक ऐसा संग्रह है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है
और हमारे अंदर एक ऐसी आत्मविश्वास को जगाता है जो हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है। वहां पर लुलक का विचार आया था जिसमें उन्होंने शिक्षा नीति को पेश किया। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए समृद्ध समर्थन देना शुरू कर दिया था, जिसमें राजाओं और आमजन दोनों को समर्थन दिया जाता था। यह आश्चर्य नहीं था कि उन लोगों की वफादारी कौन से परिवार के समर्थन में अध्ययन करते हुए रहेगी, जिन्होंने लोम्बार्डी परिवार के समर्थन से शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी आंखें चमक उठीं जब उन्होंने यह देखा कि वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य का आश्वासन देने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। उनके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जग गई थी, जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा दे रही थी। वहां पर हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल रही थी, जैसे कि नई शुरुआत की पहली धुन। उनकी आवाज में उत्साह और आशावादिता की गहराई थी, जो उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उनके चेहरे पर एक नई रोशनी की किरण दिखाई दे रही थी, जैसे कि वे अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हों। वे लोम्बार्डी नहीं थे, परंतु वे लोम्बार्डी के लोग थे। इसलिए लुलाक द वर्ल्डर ने अपने लोगों को पूरे इलाके में फैला दिया, बिना ही एक भी कदम लोम्बार्डी के क्षेत्र से बाहर निकाले। अंततः सम्राट, जिसे विवशता थी कि वह लोम्बार्डी परिवार की प्रभावशीलता को मान्यता दे, ने रॉयल डिक्री को वापस लेना पड़ा। 20 वर्षों के बाद यह एक अद्भुत घटना थी, जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी जगह बनाई। लोम्बार्डी के लोगों ने अपनी शक्ति और प्रभाव को दिखाया, जिससे सम्राट को उनकी बात माननी पड़ी। यह एक ऐसा समय था जब राजनीतिक, गणित और सामाजिक दबाव ने अपना पूरा प्रभाव डाला। लोम्बार्डी के लोगों ने अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीति, शक्ति और प्रभाव के खेल को देखा जा सकता है। लोम्बार्डी के लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता, संघर्ष और समर्पण के माध्यम से इतिहास में अपनी जगह बनाई। उनकी कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे राजनीतिक और सामाजिक दबाव का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ भी नहीं था जो लुलाक लोम्बार्डी के निधन के बाद 2 साल पहले विएजे लोम्बार्डी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। यह एक ऐसा समय था जब परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और असहमति की भावनाएं बढ़ रही थीं। विएजे लोम्बार्डी, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद एक नए युग की शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से विश्वास और समर्थन की अपेक्षा की। हालांकि उनके प्रयासों ने एक दुखद परिणाम प्राप्त किया। उनके परिवार के सदस्यों में से कई ने उन्हें अपने नए पद को संभालने में असमर्थता व्यक्त की, और जल्द ही यह पता चल गया कि विएजे लोम्बार्डी के नेतृत्व में परिवार का भविष्य खतरे में पड़ गया था। जैसे ही मैं उस घर के बाहर खड़ा था, मेरी आंखें उनकी दीवारों पर पड़ती रहीं। उन्हीं दीवारों पर बचपन का खेल खेलना, अपने पिता के साथ मिलना, और जब एक दिन वे चले गए तो शायद मैं भी वहां नहीं था। यह सब यादें ऐसे जहरीले डंके लगाती हैं जिनकी आवाज अभी भी मेरे मन में गूंज रही थी। दक्षिण कोरिया से एक दुर्घटना और इसके बाद यह नई दुनिया। इतनी आसानी से इस पल को भूलना मुश्किल है। मैं उनके जीवन को जानता था, उन्हें समझता था, लेकिन अब वह सभी चीजें विस्मृत हैं। यह एक द्वीप जहाँ समय और यादों का बंधन टूट गया है, और यहाँ हर एक क्षण एक नई कहानी बन रहा है। मैं उनके पास जाता हूँ, लेकिन जैसे ही करीब आता तो वह दूर हो जाते हैं। इस रोमांचक यात्रा पर निकलने से मैं अपने समय की पहचान खोता चला जा रहा हूँ। मेरी आंखें खुलते ही मैंने अपने शानदार परिवेश को देखा, जैसे कि यह एक भ्रम था। मेरे आसपास का हर चीज एक सुंदर कल्पना की तरह लगती थी। मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे अपने बालों में लिपटाया, और उनकी आंखों में खुशी के धागे दिखाई दिए। मैंने उन्हें अपने बच्चे को देखकर एक अजीब सी भावना महसूस की, जैसे कि मैं पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यहाँ मेरे पास सब कुछ था। मेरे पिताजी ने मुझे अपने हाथों में रखा, और मैंने उनकी गर्मी को महसूस किया। मेरी माँ ने मुझे अपने स्तन पर रखा, और मैंने उनकी दूध की धारा को पीता रहा। यह एक अजीब सी भावना थी, जैसे कि मैं पहले कभी नहीं महसूस किया था, लेकिन यहाँ मेरे पास सब कुछ था, और मैंने अपने परिवेश को देखकर खुशी की अनुभूति की। मेरे जन्म से ही मेरे जीवन एक सोने का टुकड़ा था। घर के हर एक क्षेत्र में रोशनी और अनोखे आभूषणों का प्रदर्शन था। मैं हमेशा अपने परिवार के सदस्यों को नमस्ते करता, उनके काम के विश्वास को देखता, और रात को सोने से पहले कमरे की छत पर बने अद्वितीय नक्काशी को निहारता। मेरा पूरा नहीं हुआ था। मेरे पिता मेरे दादाजी के तीसरे पुत्र थे, लोम्बार्डी के सर्वोच्च शासक, लेकिन मेरी माता, जो मुझे जन्म देते समय चल बसी, एक सामान्य महिला थी। वे परिवार के कठोर नियमों के कारण आधिकारिक तौर पर विवाह नहीं कर सकी। उनकी मृत्यु के बाद मेरे पिता ने अपने भाइयों से एक हिस्सा लिया, जिससे वह हमेशा के लिए अलग हो गया। मैंने हमेशा महसूस किया कि मैं अधूरा था, कि मेरी पहचान पूरी नहीं थी। मेरे आसपास का वातावरण भी यही बात कह रहा था। एक ओर मेरे दादाजी की भव्य हवेली और उसकी अद्वितीय कलाकृतियां, जो इतिहास के पन्नों से भरी हुई थीं, लेकिन दूसरी ओर मेरे पिता की बातें, जो हमेशा एक अंतर्मुखी और उदास महसूस करता था। वह अपने परिवार के नियमों को तोड़ने के लिए मजबूर हुआ था, जिससे उसकी आत्मा को भारी दुख लगा। मैंने हमेशा सोचा कि अगर मेरी माता जीवित रहती तो शायद मेरा जीवन अलग होता। मैं एक पूर्ण व्यक्ति होता, न कि आधा और असंपूर्ण। लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना थी, और मुझे अपनी असलियत का सामना करना पड़ा। मेरा जन्म उनके बीच हुआ था, इसलिए तकनीकी रूप से मैं अवैध था, लेकिन मेरे दादाजी की अनुमति से मुझे लोम्बार्डी परिवार का नाम चलाने का भाग्य मिला। परंतु यह नहीं अर्थपूर्ण था कि मैं लोम्बार्डियों का एक अंग बन गया। अपने नस्लीय संबंधों को समझने की कोशिश कर रहा, मुझे लगा कि मेरी पहचान पल पल बदलती जा रही है। घर पर खुशमिजाज और शांतिपूर्ण वातावरण में दिन बीत जाते, लेकिन मैं अक्सर अपने आप से यह सवाल करता कि मेरी अस्तित्व क्या है और मैं कहाँ खड़ा हूँ।
समय के साथ मैंने अपने परिवार को देखा और समझा कि वे मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। उनकी बातों ने मुझे अपने अस्तित्व को समझने में मदद की। मेरे जीवन का यह एक अजीब सी कहानी है, जहां मैं हमेशा लोम्बार्डी परिवार का एक अनजान बच्चा था, न कि वास्तविक सदस्य। ये सब बाहरी तौर पर दिखता था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समय के लिए खुशी मिली थी। परिवार के घर में रहने का अनुभव बहुत ही सुखद था। मैंने अपने माता पिता को देखा, जो हमेशा मेरे लिए तैयार रहते थे, चाहे जो भी समय हो। उनकी मुस्कानें और विश्वास भरी आंखें मुझे हमेशा प्रेरित करती रहीं। घर के अंदरूनी कमरों में रहने का अनुभव बहुत ही सुखद था, जहां हर समय खुशियां और आनंद का माहौल रहता था। परिवार के सदस्य हमेशा एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी से भरपूर रहते थे। उनकी बातचीत और हंसी में मुझे खुशी और आनंद का अनुभव होता था। घर के बाहरी हिस्सों में, जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते, वहां भी मैंने उन्हें बहुत प्यार और सहानुभूति से भरपूर देखा। उनकी खुशियों और चिंताओं को समझना मुझे हमेशा आकर्षित करता था। परिवार के सदस्यों के बीच की यह भावनात्मक जुड़ाव और सहानुभूति ने मेरे दिल को हमेशा खुश रखा, चाहे जो भी समय हो। मेरी 11वीं जन्मदिन से कुछ दिन पहले मेरे पिता की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मैं अपने परिवार से विस्मृत हो गया। मैं अब लोम्बार्डी नहीं रहा, जिन्हें मेरे पिता ने परिवार से जोड़ा था। मैं एक अनाथ बच्चा बन गया था, जिसका कोई भविष्य नहीं था। मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं अपने पिता की यादों में डूब गया था। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनकी आवाज, सब कुछ। मेरे आसपास का वातावरण भी बदल गया था। घर अब खाली और शांत लग रहा था। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था, जो पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं लगता था। मेरे पिता की तस्वीरें दीवार पर लटकी हुई थीं, जिन्होंने मुझे हमेशा स्मृति में रखा था। मैं उनकी तस्वीरों को देखकर रोने लगता था, अपने पिता की यादों को फिर से जीने की कोशिश करता था। लेकिन समय के साथ साथ यह भावनाएं कम होती गईं और मैं एक वास्तविकता की ओर बढ़ गया, जहां मेरे पिता की अनुपस्थिति को स्वीकार करना पड़ा। कुछ ही समय बाद मैं किसी भी पारिवारिक समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता था। मेरी जगह खाली कर दी गई थी। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने 5 वर्ष की आयु से ही काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैंने मैंसियन पुस्तकालय की देखभाल करनी शुरू की। वहाँ के बड़े-बड़े पुस्तकें और रजिस्टर थे, जिन्हें मुझे साफ-सुथरा रखना होता था। मैंने अपने समय को बिताने के लिए हर दिन पुस्तकालय में घंटों बिताए। वहाँ की शांति और सुकून ने मुझे एक नए जीवन की ओर बढ़ने का साहस दिया। मैंने अपने मन को शांति से भरने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में एक अजीब सी खालीपन बना रहा, जैसे कि कुछ गायब हो गया हो। मेरे पिता की मृत्यु के बाद यह स्थान हमारे लिए एक दूसरा घर जैसा था। जब पुस्तकालय का कर्मचारी अचानक तुरंत इस्तीफा देने लगा, तब एक खाली पद हुआ और मैंने अपने आप को मजबूत बनाते हुए उस पद पर आसीन हुआ। पूरे शहर में सिर्फ 4 लोगों ने ही बोलबाला था। मेरे दिल में एक खलिश रहती थी। जितनी जल्दी काम शुरू करूंगा, उतनी ही जल्दी अपने पिता की यादों को भुलाने में मदद मिलेगी। मेरे नाम पर लगा हुआ लोम्बार्डी का उपनाम मुझे उस समय बहुत उपयोगी साबित हुआ था। पुस्तकालय को एक 15 वर्षीय बच्चे के हाथों में सौंप देना जानबूझकर विश्वासघाती लग सकता है, लेकिन मुझे यह काम करने में बहुत आनंद आता था। और यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं पुस्तकों को संगठित करने और व्यक्तियों के अनुरोधानुसार उन्हें व्यवस्थित करने में बहुत आनंद लेता था। मेरे आसपास की दुनिया एक विशिष्ट जगह थी, जहां प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व और सौंदर्य था। हर पुस्तक, जैसे कि एक खूबसूरत फूल, अपने आप में एक अद्वितीय कहानी और अनुभव को संजोए हुए थी। जब मैं पुस्तकों को व्यवस्थित करता था, तो मुझे लगता था कि मैं एक कलाकार की तरह काम कर रहा हूँ, जो अपने रंगों और आकारों के साथ एक नए और अनोखे स्वाद को पैदा कर रहा है। यह एक ऐसी भावना थी जिसने मुझे अपने काम में डूबने का अवसर दिया, और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। किताबों के विशाल संग्रह में घुसते ही मन में एक अजीब सी खुशी छा गई। यहाँ हर पल कुछ नया और रोमांचक था। समय की गति भी तेज हो गई थी। लोगों ने शुरू किया था मुझे पहचानना, पहले एक-एक करके, फिर धीरे-धीरे। उनकी आंखें खुलकर देखने लगीं और वे मेरे प्रति उत्साहित हो गए। यहाँ हर कोई अपनी पसंदीदा किताबों को ढूंढने के लिए आता था, और मैं उन्हें सही सलामत उनके हाथों में देने का आनंद लेता था। समय बीतता गया और मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। लोग मुझसे जुड़ने लगे और मैंने उन्हें अपने संग्रह में शामिल करने का आनंद लिया। यहाँ हर पल एक नई कहानी थी, हर किताब एक नई दुनिया को खोलती थी, और मैं इस सभी को संजोने के लिए तैयार रहता था, हमेशा के लिए। मेरे 18वें जन्मदिन की शुरुआत में मैंने लोम्बार्डी मैंशन के व्यवसायों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यह एक अत्यधिक जटिल काम था, जिसमें घर और बाहरी सभी पहलुओं को संभालना था। समय के साथ मैंने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया और अपने परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग करने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं अपने काम के बोझ से दब गया, तो मुझे एहसास हुआ कि यह जिम्मेदारी कितनी भारी थी। घर के हर कोने में खुशियों और दर्द का मिश्रण था। कभी-कभी मैं अपने परिवार के सदस्यों को देखकर रोने लगता, जब वे अपने पुराने समय की यादें ताजा करते। कभी-कभी मैं उनकी खुशियों का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हो जाता। घर के हर कमरे में एक अलग कहानी थी। कभी-कभी मुझे लगता था कि यह एक बड़ा सपना है, जिसमें हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं अपने दिल की गहराई में एक अजीब सी खुशी महसूस करता, जैसे कि मैंने कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्राप्त किया हो। यह भावना मुझे कभी-कभी चौंकाती थी, लेकिन मैं इसे समझने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यह जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण थी। मेरे पिता के भाइयों ने हमेशा अपनी चारदीवारी में रहते हुए एक ऊंची आंगन पर बैठते थे। वहीं दूसरी ओर मेरे लोम्बार्डी चाचाओं को वास्तविक जीवन से अलग होने की आदत थी। उन्होंने कभी-कभी अपने पिता की उम्र के करीब आने के लिए ताकत
देख प्रत्येक चित्र एक अपनी कहानी है, जैसे कि प्रेम, स्वतंत्रता और ज्ञान। मैंने दादाजी से उनके जीवन के बारे में कई सवाल पूछे। उन्होंने मुझे बताया कि वे एक ऐसे युग में जन्मे थे जहां न्याय और समानता का महत्व सर्वोपरि था। मैं उनकी यादगारों से जुड़ता, जैसे मेरी पहली प्रेम कहानी जिसने मुझे वास्तविक रूप में मानवता का दर्शन कराया। अपने चित्रों और गानों को सुनकर मैं उनकी यादगारों की तुलना अपने जीवन की सच्चाइयों से करता। मैंने उनसे पूछा, दादाजी, आप अपनी दीवार पर चित्र बनाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वे वास्तविक नहीं है? उन्होंने मुझे बताया, मेरी बेटी, यह वास्तविकता है। दादाजी ने अपने दिन रात काम करके जीवन की सुंदरता को समझने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया, मेरी बेटी, मैंने जीवन की हर एक दास्तान को अपनी कहानियों में समाहित कर लिया। उनकी वाक्यांशों ने मुझे ज्ञान और प्रेम से भर दिया और उनकी कहानियां सुनकर मैंने उनसे बातचीत की। उनके चित्रों ने मुझे यह समझाया कि वास्तविकता क्या है। मेरे परिवार की बातें जानता हुआ शायद मैं सबसे अच्छा था, अपने अन्य चचेरे भाइयों की तरह जिन्होंने खाली सिर से जन्म लिया। मेरे दादाजी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उन्हें पता चला कि मैं किसी भी चीज को जल्दी सीख सकता हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को निष्पक्षता से पूरा कर सकता हूँ। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में गूंथी हुई थी जब उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी समझदारी और निष्पक्षता से हमें बहुत उम्मीदें हैं। उनकी बातें मुझे एक नई ऊर्जा देती थी और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित हो जाता था। परिवार के सभी सदस्यों ने मेरी प्रशंसा की, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे हों, और उनकी बातें मुझे एक नई दिशा देती थीं। अगर मैं कुछ साल पहले ही जानता कि आप ऐसे बच्चे थे तो मेरी जिंदगी अलग होती। अब मेरा दादाजी लुलक लोम्बार्डी की तबीयत और भी खराब हो रही है। वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। उनकी आंखों में दर्द की आंसू बहुतायत में गिर रहे हैं, जैसे कि वे अपनी खोई हुई प्रेम कहानियों को याद कर रहे हों। उनकी सांसें तेज हो गई हैं और हर एक शब्द उनके लिए एक बड़ा भार बन गया है। वह हमेशा अपने परिवार के भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे, लेकिन अब वे अपनी सांसों को बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं। उनके कमरे में एक अजीब सा शांति है, जैसे कि समय रुक गया हो। वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रहे हैं, जो उनकी सांसों के साथ मिलकर एक अजीब सा तालमेल बनाते हैं। उनकी आंखें बंद हैं और वे अपने गहरे सपनों में खो गए हैं, जहां वह अपने प्यार को फिर से पाते हैं। क्या अब लोम्बार्डी है? जितनी दीर्घायु है परिवार की रक्त में, उतने ही उच्च गुणवत्ता वाले आप हैं। परंतु यह एक बात का पछतावा था। और वीजे, मेरे दादाजी का पहला पुत्र, समय की गिनती कर रहा था जब वह शासक बनेगा। उसकी आंखें उस दिन की ओर तड़प रही थी जब वह अपने पिता की जगह लेगा और परिवार को नेतृत्व करेगा। उसके हाथ में एक पत्थर था जिसे उसने अपने पिता से विरासत में मिला था और जिसका अर्थ था कि वह भविष्य में शासन करने के लिए तैयार है। परंतु उसकी आंखों में एक छोटी सी चिंता भी थी कि क्या वह अपने पिता की जैसी गुणवत्ता वाला नेता बन पाएगा या नहीं। उसके आसपास का परिदृश्य शांत और शीतल था, जैसे कि एक सर्दियों की सुबह जब आकाश में धुंधल के बादल छाए होते हैं। हवा में एक हल्की ठंडक थी जो उसके चेहरे पर एक गहरी निशान छोड़ रही थी। वह अपने पिता के साथ खड़ा था जो उसे भविष्य के बारे में सलाह दे रहे थे और वीजे को यह याद दिला रहे थे कि वह एक लोम्बार्डी है और उसके पास परिवार की रक्त में जीने की शक्ति है। 3 वर्षों के बाद जब मैं अपने दादाजी के साथ रहा तो पहली बार मेरे पिताजी के निधन के बाद मुझे कुछ भावनात्मक लगाव महसूस हुआ। यह समय वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। अपने दादाजी के साथ रहने के दौरान मैंने उनकी अनमोल बातें, उनकी कहानियों और उनकी जीवन शैली को गहराई से समझने का प्रयास किया। उनकी आंखों में झांकते हुए मैंने अपने पिताजी की यादों को फिर से जीवंत देखा और उनकी वफादारी, उनकी निष्ठा और उनकी सेवा के लिए उनकी समर्पण को महसूस किया। यह समय मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक नए जीवन की ओर, जहां मैं अपने दादाजी के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ सका और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सका। मुझे खेद है फ्लोरेंटिया, मैंने आपकी देखभाल करने में विफल रहा, और यह भी कि आप मेरी पोती हैं। मैं सचमुच दुखी हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया और आपने अपने जीवन को एक नई दिशा में निकाला, लेकिन अब जब मैं आपके साथ समय बिताने का अवसर पाऊंगा तो मेरी चिंताएं बढ़ जाती हैं। आपके आंसुओं के धब्बों को देखकर मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ गलतियां की। मुझे लगता है कि मैंने अपने पिता की तरह नहीं रहा जैसा वे थे। वह समय गुजर गया है और अब आपको सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिताजी के प्रति मेरा जो द्वेष था वह बचपन से ही उनकी ओर से कम ध्यान न देने के कारण था, लेकिन जब उन्होंने अपनी बातें कही और मुझ पर विश्वास किया तो सब कुछ बदल गया। उनका यह शब्दशील प्रेम मेरे मन को छू गया। वह जानते थे कि मैं एक बच्चा हूं और उन्होंने अपनी बातें धीरे धीरे सीखने का मौका दिया। उनकी बातें मुझे प्रेरित करती थी और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने महसूस किया कि मेरे पिताजी ने अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत दबाव महसूस किया। उन्हें लगता था कि वे हमेशा पर्याप्त नहीं कर सकते और यह उनके मन को दुखी करता था। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे बताती थी कि वे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी पत्नी ने भी उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया। अब मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी ने अपनी बातें कहीं और मुझ पर विश्वास किया। यह उनकी एक बड़ी बात थी जिसने मेरे मन को बदल दिया। अब मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं उनके प्रति अपने द्वेष को भूल गया हूँ। वे प्रेम से वह अपने परिवार को उच्चतम शिखरों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। मैं रात भर जाग रहा और मेरे चाचाओं की गलतियों और गंदगी का ध्यान रखने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती थी। वह हमेशा अपने परिवार की बातों को ध्यान से सुनता और उनकी जरूरतों को समझने के लिए समय निकालता। उसकी देखभाल, समर्पण और सहयोग ने हमें एक मजबूत और समृद्ध परिवार बनाया। उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने में गर्व था और वह हर संभव तरीके से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहता था। उसकी दयालुता और सहनशीलता ने हमें एक सुरक्षित और खुशहाल परिवार बनाया, जहाँ हर कोई अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से
समर्थित था। उसकी मेहनत और समर्पण ने हमें एक समृद्ध और सफल परिवार बनाया, जो अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध था। मेरे लिए लोम्बार्डी परिवार का हिस्सा बनना एक सच्चा सुख था। लेकिन जाओ, तुम्हें मुझे और बताने की जरूरत नहीं, फ्लोरेंटिया। मेरे दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद विएज ने ये शब्द कहे थे, एक बैग मेरे सामने फेंकते हुए। वह एक बड़े घर के बाहर खड़ा था और उनकी मृत्यु ने मुझे बहुत उदास कर दिया था। लेकिन विएज की बातों ने मुझे एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। वह बैग में मेरे दादाजी के जेवर और कुछ पैसे थे। वह मुझसे कह रहे थे कि अब मैं अपने आप को चलना होगा, अपने भविष्य को बनाना होगा। मैंने विएज से पूछा, क्या यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? वह मुझसे कहा, नहीं बेटा, तुम्हें अपने दादाजी को याद रखना होगा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना होगा। मैंने सोचा, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था। अब मुझे अपने दादाजी की यादों को समेटना होगा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना होगा। यह एक नई शुरुआत है, जिसमें मैं अपने भविष्य को बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने दादाजी को याद करता हुआ घर से निकल पड़ा और अपने नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हुआ। मैंने आपके पिता की वजह से थोड़ा समय तक धैर्य रखा, लेकिन अब मैं और अधिक नहीं इंतजार कर सकता। मैं यह न समझ भी नहीं सकता कि आपने इतना लंबा समय मेरे घर पर रहने के लिए मुझसे कहां से अनुमति मांगी। मैंने आपको बहुत धैर्य रखा, लेकिन अब मैं आपके प्रति अपनी सहनशीलता की सीमा पार कर चुका हूं। आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने आपको यहाँ रहने देने का फैसला किया। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं सही फैसला नहीं लिया था और इस समय मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लगता है जैसे मैंने आपके प्रति अपनी सहनशीलता का दुरुपयोग किया है और अब मेरा धैर्य जवाबदेही से टूट गया है। क्या आप परिवार के लिए मेरी की गई सभी कामों से अनजान थे? जिस प्रयास को मैंने किया है, वह आपको लगता है कि मैं वास्तव में एक लोम्बार्डी नहीं हूँ? यहाँ तक कि अपने नाम को भी छीन ले, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल बना रह गया, जिसका स्वीकार करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा, मैं अपने परिवार के प्रति भावनाशील नहीं हूँ, इसलिए मैं उन्हें छोड़ दूंगा। यह एक बहुत ही कठिन निर्णय था, लेकिन मुझे लगा कि यह सही है। मैं अपने परिवार को छोड़कर जाऊंगा और नए जीवन की शुरुआत करूंगा। यह एक ऐसी यात्रा होगी जिसमें मैं अपने आप से भी नफरत करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है। इस समय मेरे चारों ओर एक शांति और अकेलापन था। हवा में एक हल्की ठंडक थी जो मेरे शरीर पर पड़ रही थी। मैं अपने आप से दूर हट गया था और अपने परिवार के प्रति भावनाशील नहीं होने का फैसला कर चुका था। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें मैं अपने आप से भी नफरत करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है। इस समय मेरे चारों ओर एक शांति और अकेलापन था। हवा में एक हल्की ठंडक थी जो मेरे शरीर पर पड़ रही थी। मैं अपने आप से दूर हट गया था और अपने परिवार के प्रति भावनाशील नहीं होने का फैसला कर चुका था। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें मैं अपने आप से नफरत करने वाला इंसान बन गया था, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी लोम्बार्डी परिवार। उनकी सुंदरता, उनकी विरासत और उनकी समृद्धि ने मुझे आकर्षित किया। लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि मेरी दृष्टि पूरी तरह से भटक गई थी। मैंने अपनी युवावस्था को इस परिवार के नाम पर समर्पित कर दिया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि मुझे उनकी विरासत नहीं मिली और ठीक 2 साल बाद वह घटिया व्यक्ति ने पूरी तरह से लोम्बार्डी परिवार को बर्बाद कर दिया। एक महान परिवार जिसने अपने युवाओं को समर्पित किया था, मैंने उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था, लेकिन अब यह सब खत्म हो गया है। उनकी विरासत, उनकी समृद्धि और उनकी सुंदरता माइनस सभी गायब हो गए हैं। मैं अपने आप को देख रहा हूँ एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन को एक गलत परिवार के नाम पर समर्पित कर दिया और अब यह सब खत्म हो गया है। एक आवाज जैसे कि शीशा टूट गया हो, वह ध्वनि मेरी ओर से निकली थी। पब के मालिक ने मुझ पर गुस्से से देखा, लेकिन मेरी आंखें उस दूसरे राजकुमार की ओर उठ गईं, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। वह एक सेवक का बेटा था और इसलिए उसकी कद्र नहीं की जाती थी। मैंने अपने पेय को फिर से पकड़ लिया, लेकिन अब यह शांत नहीं था। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि मुझे कुछ हास्यास्पद मिल गया हो। मैंने अपने आप से कहा, क्या यह सच है? लेकिन मेरे मन में यह सवाल नहीं उठता था। वह दूसरा राजकुमार, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था, वह वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति था। उसकी कहानी मुझे आकर्षित करती थी और मैं उसे सुनना चाहता था, लेकिन अब यह समय नहीं था। मैं उठ गया और पब को छोड़कर चल दिया, अपने आप को एक अजीब सी खुशी के साथ छोड़ गया। दूसरे शहजादों फेरेज ब्रिवाचो दुरेली ने अपने जीवन को एक अद्वितीय तरीके से पूरा किया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह राजकुमार, जिन्होंने छोटे महल में मरने की अफवाहें फैलाई थीं, वास्तव में इतनी चमकदार तरीके से बढ़ सकते हैं। और उनकी अद्भुत प्रतिभा के साथ उन्होंने एक साथ नागरिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी के रूप में इंपीरियल अकादमी से स्नातक किया, जिससे उन्होंने अपने पिता के ध्यान को आकर्षित किया। सम्राट, उनकी सफलता ने समाज में एक नई उम्मीद जगाई और लोग उनकी विरासत को याद करने लगे। फेरेज की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसमें उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतर परिश्रम का वर्णन किया गया है। उनके जीवन को देखने से हमें यह समझ आता है कि सफलता केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता भी है। सम्राट ने अपने बेटे पर गर्व महसूस किया और उन्होंने फेरेज को अपने साथ राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में शामिल करने का फैसला किया। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जहां सम्राट ने अपने बेटे को अपने विश्वास पात्र बनाया और वह दोनों मिलकर राज्य के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार थे। लोम्बार्डी परिवार को दुर्घटना से बचने में असफल होने का एकमात्र कारण था कि उन्होंने सही रस्सी को नहीं पकड़ा। एक और पेय यहाँ, वे कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर सुलग रही भीड़ को शांत करने के लिए मुझे एक बोतल और पीनी पड़ती है। मैं जितना चाहूँ उतना पीता हूँ, मेरे मन में तापमान बढ़ने के बजाय कम नहीं होता। यह एक ऐसी आग है जो मुझे जलाती रहती है और मैं इसे बुझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे आसपास की दुनिया धुंधली हो गई है और मैं अपने आप से पूछता हूँ कि यह सब क्या है? क्या यह सचमुच एक दुर्घटना है जिसका मैंने अनुभव किया है, या यह बस मेरी कल्पना का परिणाम है? मैं अपने
आप से पूछता हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मैं एक ऐसी दुनिया में फंस गया हूँ जहाँ समय और जगह का कोई महत्व नहीं है और मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। यह एक ऐसी भयानक यात्रा है जिसे मैंने शुरू किया है और मुझे पता नहीं है कि यह कहाँ खत्म होगी। अगर तुम्हारे पास दो आंखें हैं, तो पहले से ही यह जान लेना चाहिए कि दूसरा राजकुमार सम्राट बनने की अधिक संभावना रखता है, जबकि वह व्यक्ति जो अपने समय का सही उपयोग नहीं करता, व्यभिचार और जुआ में शामिल रहता है। लेकिन यह बात लोम्बार्डिया के अज्ञानी लोगों को पता नहीं थी। उनकी आंखें इस सच्चाई से ओझल थीं। वे अपने अहंकार और घमंड में डूबे हुए थे, जिससे उन्हें यह समझने में समय लग गया। लेकिन अब जब यह सच्चाई उनके सामने खड़ी है, तो क्या वे इसे स्वीकार कर पाएंगे या फिर अपनी नाक पर पत्थर रखकर भाग जाएंगे? यह सवाल उनके दिल में उठ रहा होगा, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अज्ञानता का स्पंदन दिखाई दे रहा है। वे अपने अहंकार को छोड़कर सच्चाई की ओर बढ़ने के बजाय और भी गहरे में डूबते जा रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही है, जैसे कि वे अपने आप पर ही गर्व महसूस कर रहे हों। लेकिन यह सच्चाई का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनके अहंकार का एक और चेहरा। क्या वे कभी भी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे या फिर अपने अहंकार के जाल में फंसे रहेंगे? वह संभवतः पहले शहजादों की गैलेमिंग टेबल पर हंसते हुए थे। अंत में दूसरा राजकुमार राजकुमार बन गया और जल्द ही सम्राट का निधन हो गया। लोम्बार्ड, जिन्होंने पहले शहजादों को राजकुमार बनाने के लिए सभी तरह की विकृति कर दी थी, उन्हें अत्यधिक प्रतिकूल पूर्वक मिला। उनका यह निर्णय संभवतः इसलिए था कि उनके अनेक गहरे राज रहे होंगे। शायद उन्हें ऐसा करने में ज्यादा आनंद नहीं आया, लेकिन जो भी हुआ वह पूरी तरह से विरोधाभासपूर्ण था। उस समय के लोग इस निर्णय को बहुत ही बुरा मानते थे। यह एक ऐसी चीज थी जिससे उनके दिल में दर्द होता था, जैसे उन्होंने अपनी प्रिय वस्तु खो दी हो। उस समय का वातावरण भी बहुत ही विरोधाभासपूर्ण था। सुनहरी धूप, शीतल हवा, हरे भरे पेड़ पौधे और ताजगी भरी मिट्टी, यह सब उनके दिल को भारी लग रहा था, जैसे वे इस सब का आनंद लेने के बजाय इसका दर्द महसूस कर रहे हो। हाँ, मुझे घर जाना होगा। मेरी सिर में घूमने लगी थी, शायद बहुत पीने की वजह से। धन्य है कि मैंने वह जगह जहां मैं महीने भर किराए पर रहता हूं, यह बार सिर्फ 2 ब्लॉक्स दूर है। जब मैं काउंटर पर पैसे रखा तो मेरी टांगें लटकने लगी और मैं बाहर निकल गया। मुझे एक ठंडी हवा की जरूरत थी, जिससे मेरा सिर ठंडा हो, लेकिन यह हवा नहीं आई, बल्कि एक गर्म धूप ने मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गर्म धूप को महसूस करने लगा। मुझे याद आया कि मैं एक बच्चा था, जब मैं अपने पिताजी के साथ खेतों में जाता था। वहां पर गर्म धूप और तेज हवा की वजह से मेरे बाल उलझ जाया करते थे। मैंने अपने पिताजी से कहा था, पापा मेरे बाल उलझ रहे हैं, लेकिन वह कहते थे, बेटा तुम्हारे बाल उलझेंगे नहीं, तुम्हारे मन को खुला रखना होगा। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा था जहां से मैंने गर्म धूप को महसूस किया था, लेकिन अब मेरे पास एक नई चीज थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक छोटा सा फूल था जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। मुझे लगा कि यह फूल मेरे लिए ही आया है और मैं इसे अपने घर पर ले जाऊंगा। मैंने अपने चाचाओं और भतीजों की चेहरों को याद करते हुए जोरदार गालियां देना शुरू कर दिया। उनकी बुद्धि का अभाव, उनकी निरर्थकता, उनकी घटियापन। मेरी एक पैर स्लिप हो गई, मेरा शरीर एक ओर झुक गया और मैं धीमे से गिरने के लिए लड़ रहा था। हवा में उड़ते हुए पत्तों की आवाज, दूर से आती हुई गाड़ियों की चीखें, आसमान में चमकते हुए तारे, सब कुछ एक जटिल और भ्रमित दृश्य बना रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि मैं अपने पूर्वजों को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी यादें मुझे भटका रही थी और मैं उन्हें दूर करने के लिए गालियां दे रहा था, जैसे कि मैं अपने आप से लड़ रहा हूं। मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार जब मैं सीधा खड़ा हुआ तो वह जगह एक चलने वाली गाड़ी के सामने थी। घोर चेतावनी की आवाज क्वांग ने मुझे पीछे से जोरदार धक्का दिया और मैं हवा में उड़ते हुए महसूस कर रहा था। दूर दूर तक घोड़े की चपलता सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन जब मैं फिर से खुली तो मुझे एक विशाल पेड़ के नीचे खड़ा देखा गया। उसकी जड़ें जमीन में गहराई से डूबी थीं और शाखाएं आकाश की ओर उठती हुई थीं। उनकी पत्तियां हरे भरे और चमकदार थीं, जैसे कि वे कभी भी नहीं झड़ती। मेरे पैरों के नीचे एक पत्थर रखा गया था जो मुझे सीधा खड़ा रखने में मदद कर रहा था। उसका आकार इतना बड़ा था कि लगता था कि वह एक छोटी पहाड़ी है। मेरे चेहरे पर एक विशाल धूप की बूंद गिरी, जो मुझे ठंडक देने के साथ साथ मेरे शरीर को भी ताजगी प्रदान कर रही थी। उस समय मैंने महसूस किया कि यह एक अद्वितीय और असाधारण जगह है जहां मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू को समझ सकता हूं। अंधेरा जल्द ही गहरा हो गया। आकाश में एक अद्वितीय रंगीन चित्र दिखाई दिया, जैसे कि आकाश अपने आप में एक कला का काम बन गया हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहराती हुई, जैसे कि वे भी आकाश को साथ में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। धूप की एक आखिरी किरणें धरती पर गिरी और फिर अंधेरा पूरी तरह से आ गया। यह समय शांति का था, जब दुनिया अपने आप में एक अद्वितीय संगीत बन गई थी। लेकिन मैं इस समय को नहीं समझ पाया। मुझे लगता है कि मेरी आत्मा कुछ और ही चाहती है, कुछ जो मैं अभी तक नहीं देखा है। मैं अपने आप से बात करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज एक अजीब सी लगती है। यह समय मेरे लिए बहुत कठिन है, जब मुझे अपने आप पर विश्वास करना होता है। मैं अपने आप को प्रश्न करता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? और फिर मैं अपने आप से जवाब देता हूँ, हाँ तुम सही कर रहे हो। लेकिन यह जवाब मुझे शांति नहीं देता। यह समय मेरे लिए एक यात्रा की तरह है, जब मैं अपने आप को नए स्थानों पर ले जाता हूँ और नई चीजें देखता हूँ। लेकिन यह यात्रा मुझे थका देती है और मैं अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता हूँ। कलयुग की शुरुआत में एक शब्द जो अत्यधिक प्रयोग में आता था, वह था जेजे।
यह शब्द कोरियाई भाषा में नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है समृद्ध और सम्मानित परिवार का प्रमुख, जो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता था। इस शब्द का उपयोग करने वाले लोगों ने अपने समाज में उच्च स्थिति प्राप्त की थी और उनकी बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और दानशीलता की प्रशंसा की जाती थी। वे अपने समुदाय के लिए एक मिसाल बन गए और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच गईं। उनके घरों में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था, जहां गरीब और अमीर दोनों को एक समान दर्जा दिया जाता था। उनकी बेटियों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे भी अपने परिवार के नाम और सम्मान को बढ़ावा दें। उनके घरों में संगीत, नृत्य और कला का आयोजन होता था, जिससे वहां एक मधुर और आनंदमय वातावरण बना रहता था। लेकिन समय के साथ साथ इस शब्द का उपयोग कम हो गया और यह प्राचीन परंपरा धीरे धीरे खत्म होने लगी। आज भी जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी पड़ती है जहां समृद्धि और सम्मान का मेल होता था और जहां लोग अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहते थे। वह अत्यधिक शक्तिशाली परिवार है और बहुत उच्च स्थिति और प्रतिष्ठा रखते हैं। उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे अपने समुदाय को निरंतर शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके नेतृत्व में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और समाज में एक नई दिशा की शुरुआत होती है। उनके पास अपने विश्वास पात्रों को प्रशिक्षित करने और उन्हें आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने की क्षमता भी है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का एक अन्य पहलू यह है कि वे अपने समुदाय में एक उदाहरण बनते हैं। लोग उनसे सीखते हैं और उनके आदर्शों को अपनाते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहसिक परिस्थितियों में उनकी दृढ़ता और धैर्य का प्रदर्शन करना उनके समुदाय को एक मजबूत और संगठित इकाई बनाने में मदद करता है। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का अंतिम पहलू यह है कि वे अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने समुदाय को खतरों से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता उनके समुदाय को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने में मदद करती है। इस प्रकार यह परिवार एक ऐसा स्थान है जहां शक्ति और अधिकार केंद्रित होते हैं। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा न केवल अपने समुदाय को शांति और सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें एक उदाहरण भी बनाती है जिससे लोग सीख सकते हैं और उनके आदर्शों को अपना सकते हैं। कुछ समय पहले एक विशेष परिस्थिति में बातचीत के दौरान मैंने लॉर्ड शब्द का उपयोग करने का निर्णय लिया। यह एक संक्षिप्त और प्रभावी तरीका था जिससे विषय पर ध्यान केंद्रित हो सके। इसके अलावा मैंने हाफ शब्द को अनुवाद करने का प्रयास किया। यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कुछ भी या अर्धांश। इस शब्द का उपयोग करते समय मेरे मन में कई सवाल उठने लगे, खासकर जब मैं इसे एक विशेष परिस्थिति में लागू करने जा रहा था। मुझे यह सोचना पड़ा कि क्या यह शब्द सही तरीके से समझाया गया है और क्या इसका अर्थ सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस विचार के बीच मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या यह शब्द वास्तव में कुछ भी नहीं है या फिर यह किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है। इस प्रश्न ने मेरे मन को और अधिक गहराई से जोड़ा और मैंने अपने आप को एक नई दुनिया में ले जाने का फैसला किया। यह विशेष परिस्थिति मुझे एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देने लगी और मैंने अपने आप को इस नई दुनिया में खुद को ढूंढने का फैसला किया। इस प्रकार मैंने हाफ शब्द को एक नए अर्थ में परिभाषित करने का निर्णय लिया, जिससे यह शब्द वास्तविक अर्थों में अपनी जगह बना सके। मेरे पिताजी को देखकर मेरा मन एक अजीब सी खुशी से भर गया। उनके गहरे हरे आंखें जो मुझसे मिलती जुलती थीं, उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया। पिताजी, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मैंने पूछा, अपने शब्दों को सावधानी से चुनकर। उनके हाथ जो किताब के पृष्ठ पर थे, थोड़े धीरे धीरे रुक गए। क्या हुआ बेटा? वे मुझसे बात करते समय अपनी आवाज में एक हल्की सी खुशी और आश्चर्य की टिप्पणी लेकर पूछते थे। उनकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं, जैसे वे मुझसे बात करना चाहते हों। कुछ नहीं पिताजी, बस। मैंने अपने शब्दों को रोका, अपने आप से एक सवाल पूछते हुए, क्या यह सचमुच वास्तविकता है? क्या यह जीवन वास्तव में ऐसा ही है? उनकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं और मैंने महसूस किया कि वे मुझे समझते हैं, वे मुझे सुनते हैं। हाँ बेटा, यह सचमुच जीवन है और मैं तुम्हारे लिए यह जीवन बनाऊंगा। उनकी आवाज में एक गहराई थी, एक अर्थ था जो मेरे दिल को छू गया। मैंने महसूस किया कि वे मुझे प्यार करते हैं, वे मुझे समझते हैं और इस पल में मैंने अपने आप को एक नए युग में पाया। एक युग जहां मैं अपने पिताजी के साथ खड़ा था, जहां मैं उनका समर्थन करता था, जहां मैं उनके साथ जीवन की इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ा। मैंने सुना कि मेरी यादों को जीवित करने वाली आवाज में एक भयंकर चीख थी, जिसने मुझे अपनी बाहों पर खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। यह सचमुच हुआ या फिर यह सिर्फ एक सपना था, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां और ऊंचे ऊंचे शीर्ष मेरी आंखों को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन मैं अपनी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जैसे कि वहां ही खड़े होकर मैं अपने आप को एक नई दुनिया में खोज रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी भावना थी, जैसे कि मैं अपने जीवन के हर पल को फिर से जीने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पुस्तकालय के अंदर मैंने अपने आप को एक नए दौर की शुरुआत करने की कोशिश की, जहाँ मेरे पास समय था और मेरे पास सिर्फ अपने विचारों का सहारा था। लेकिन यह भावना जल्द ही बदल गई जब मैंने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी है जिसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई। उसकी आंखें मेरी यादों से भरी हुई थीं और मैं समझ गया कि यह लड़की मेरी बेटी तिया है। मैंने कई बार आंखें झपकाई कि यह स्थिति समझ में आती है, लेकिन मेरा मन अभी भी एक सवाल पर टिका हुआ था। क्यों मैं अचानक इस महल के पुस्तकालय में खड़ा हूँ, जब मुझे लगता था कि मैं घोड़े की गाड़ी से टकराने के बाद अपनी आखिरी सांस ले रहा हूँ। यह वास्तविकता की एक अजीब दुनिया है, जहाँ समय और स्थान एक ही पल में बदल जाते हैं। मैंने अपनी आंखों को खुलकर देखा, परंतु वहां कुछ भी नहीं था। केवल एक शांति भरी हवा थी जो मेरे चेहरे से गुजर रही थी।
यह हवा मुझे ठंडक देती है, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक अजीब अनिश्चितता का एहसास है। मैंने अपने आसपास देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। केवल पुस्तकालय के शांत और ठंडे कमरे को छोड़कर यह एक विरली हुई स्थिति थी। मेरा मन अभी भी उस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था, जिसने मुझे इस अजीब दुनिया में लाया, परंतु यह सवाल अभी भी एक पहेली बना हुआ था, जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था कि ये पुस्तकालय इतना बड़ा है और क्या डेस्क इतनी ऊंची है। तिया, मैंने कब से इस तरह से मुझे पुकारा था, जैसे कि मेरे अपने परिवार के सदस्य ने। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वह वही थी जिसने मुझे हमेशा से प्यार और सहानुभूति के साथ देखा था। उसकी हरकतें और आवाज मेरे लिए एक नई दुनिया खोल रही थी। मैंने अपने आप को उसमें खो दिया, जैसे कि मैं एक बच्चा हूं जो अपने पिता के चरणों में गिर गया हो। उसकी आंखें मेरे साथ मुस्कुराती थीं और मैं उनकी मुस्कान को देखकर खुशी से भर गया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह सब क्या है। क्या यह सचमुच एक सपना है या कुछ और? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे देखा जैसे कि वह वास्तविक हो। उसकी आवाज, उसकी हरकतें, सब कुछ मेरे लिए एक सच्चाई थी। मैंने सोचा कि शायद यह एक ऐसा पल है जो मुझे कभी नहीं भूल सकता और मैं उसे अपने दिल में हमेशा के लिए संजोऊंगा। मेरा पिता वह युवक था जिसे मैं अपनी स्मृतियों में याद करता था। क्या तुम ठीक हो? वे कह रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पहले सबसे पहले इस जगह से बाहर निकलना था। इस समय वहां खड़े थे, एक अजीब अनुभूति हुई, जैसे समय अपने आप रुक गया हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और सांसें फूलने लगी। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो कहां से आ गए? उनके बाल अब ग्रे हो गए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी युवा थी। उनके शब्दों की गहराई सुनकर जैसे उनके पैरों पर खड़े होने का विश्वास हो। यहाँ तो मैं अपने बाप के साथ खेल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने की दुनिया में मुझसे बात कर रहे हों। और फिर क्या, उनकी आवाज मेरे कानों में गूंथी हुई। वो कहते हैं, माइनस तुम्हारी माँ कहाँ है? यह सवाल सुनकर जैसे मेरे दिल की धड़कनें थम गई। मैंने अपने पिताजी से कहा, एक मिनट रुक जाओ। क्या मैं अपने कमरे जा सकता हूँ? मेरे पिताजी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और आंखें बंद करके एक तसल्लीनता भरी आवाज में कहा, हाँ आप जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ चलूं? मैंने उनकी ओर देखकर अपने शब्दों को सोचा और फिर जवाब दिया, ना ना। मेरे पिताजी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उठाया और कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उनकी ओर देखा और उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। उनकी सांसें धीरे धीरे गहरी हो रही थीं, जैसे वे एक शांति की तलाश में थे। मेरा कमरा एक छोटा सा था, लेकिन वहां पर मैंने अपनी सबसे बड़ी खुशियों और सबसे बड़े दुखों को बिताया है। वहां पर मैंने अपने पिताजी के साथ बिताए गए समय को याद करते हुए मेरे मन में एक अजीब सी शांति छा गई थी। मैंने अपने कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़कर देखा। मेरे पिताजी अभी भी बैठे हुए थे, उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। उनका चेहरा एक शांति से भर गया था, जैसे कि वे अपने आप को एक नई दुनिया में ले जाने की तैयारी कर रहे हों। मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। शांति की एक गहरी छाया मेरे कमरे में घुस गई, जैसे कि वहां पर भी शांति की तलाश हो रही हो। मैं अकेले जा सकता हूँ? मेरी ऊर्जा आज और भी बढ़ गई है लगती है। तो चलो सावधानी से जाओ। हाँ ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। कुछ देर के लिए यहीं रहो। कहते हुए मैं दौड़ना शुरू कर दिया। जब मैं वहां से गुजरता था तो पुस्तकालय का पुराना रूप देखकर लगता था जैसे वह अपनी जगह पर ही खड़ा हो। यहाँ की वातावरण में शांति और शीतलता का एक अद्वितीय संयोजन था। हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, जिससे मेरे शरीर की धड़कनें तेज हो गईं। पुस्तकालय के अंदरूनी कमरों में एक शीतलता और सुकून का वातावरण बना हुआ था। यहाँ के हर पत्थर, हर लकड़ी का टुकड़ा अपने आप में एक कहानी सुनाने को तैयार था। पुस्तकालय की दीवारों पर लगे पुराने चित्र और तस्वीरें भी जैसे ही मुझे देख रही थी, वैसे ही उनकी कहानियां मेरे मन में जागृत हो गईं। यहाँ का समय और स्थान एक अद्वितीय संगम बन गया था, जहाँ पुराने और नए का मेल हो रहा था। मेरी नजरें उस जगह पर जा रही थीं, जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। यह वास्तव में एक अजीब स्थान था, जो मुझे अपने अतीत से जोड़ता था। जब मैं पुस्तकालय के बाहर निकलता हुआ देखा, तो वहां एक परिचित लेकिन अनजानी भीड़ मुझे घेरे में खड़ा थी। हवा ठंडक भरी हुई थी, जैसे गुलाब के फूलों की खुशबू। सूरज की पहली किरणें दरवाजे पर पड़ रही थी और उसमें विकर्षण की एक अजीब सी रोशनी थी। मैं इस जगह को पहचानता नहीं था, और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ये वास्तव में वह जगह थी जहां मेरी दुनिया बदल गई थी, जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। मेरा कमरा बहुत दूर था, इसलिए मैंने एक अनजान कमरे में प्रवेश किया। दरवाजा खुला हुआ था, जो मुझे अंदर आने की अनुमति देता था। यह कमरा एकल बेड और सरल फर्नीचर से सजा हुआ था, जैसे कि इसमें कोई भी रहने वाला नहीं हो। मैंने सोचा कि यह अतिथि कमरा है, लेकिन उस समय यह महत्वपूर्ण नहीं था। कमरे की दीवारों पर एक शांति और शीतलता का माहौल था, जैसे कि वहां कोई भी गतिविधि नहीं हो रही थी। सिर्फ एक छोटा सा टेबल, एक कुर्सी और एक अलमारी थी, जो कमरे को अधिक शांतिपूर्ण बनाते थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। यहाँ का वातावरण मुझे बहुत ही शांति देता था। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी और सहजता की भावना थी, जैसे कि मैं अपने घर पर हूँ। लेकिन यह भी सच था कि मैं इस कमरे में अकेला हूँ और मुझे पता नहीं था कि यहाँ कौन है या क्या है। समय बीतता गया और मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखा कि कमरा अभी भी शांतिपूर्ण था, लेकिन अब मुझे एक अजीब सी अनिश्चितता की भावना थी। मैंने अपने आप से पूछा, क्या यह सच है कि मैं इस कमरे में अकेला हूँ? और फिर मैंने सोचा, क्या यह सच नहीं है? मेरे मन में एक अनोखा संयोग था, जैसे कि मैं एक नए निवास में प्रवेश कर रहा हूँ।
यह भव्य महल, जो अपने समय की एक अद्वितीय विरासत है, अपनी खाली कमरों के बीच एक अजीब तरह से शांति और सन्नाटा फैलाता है। मैं अपने आसपास के वातावरण को घूरने लगा, जिसमें हर तरफ एक अद्वितीय शीतलता थी। अचानक मेरी आंखें एक बड़े दर्पण पर पड़ी, जो कमरे के एक कोने में रखा गया था। वह दर्पण मेरी आत्मा के भीतर एक अजीब तरह से खुलता हुआ महसूस होता है, जैसे कि वह मुझे अपने पूर्वजों के साथ जोड़ता है। मैंने जो शेरी सलात ली, पवारी हेज डा शेरी, ना हल्लो पवारी, जो शेरी लिसात ली, खोमवारी उजात शेरी, ना लिसात ली, गवी हेज डा शेरी, ना लिसात ली, गकाउजाडो शेरी ना हेजडा गलिसात पवारी उजाडो। मेरा 8वां जन्मदिन था जब मैंने अपनी चोट लगाई थी। वह समय था जब मैं बगीचे में खेल रहा था और मैंने पत्थरों पर अपने घुटनों को बहुत गहराई से खरोच दिया था। यह निशान इतना बड़ा था कि यह 25 वर्ष की आयु तक भी अभी भी मौजूद था। उस समय मैंने अपने माता पिता को बहुत परेशान देखा, जिन्होंने मुझे संभालने और ठीक करने की पूरी कोशिश की। उनकी चिंता और चिंता ने मेरे मन को गहराई से छुआ था। मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया, जैसे कि मैं एक अलग दुनिया में हूँ। बगीचे की हरियाली, पेड़ों की शाखाएं और फूलों की खुशबू ने मेरे मन को हल्का करने का प्रयास किया, लेकिन चोट की यादें मुझे परेशान करती रहीं। मैंने अपने आप से कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं मजबूत हो जाऊंगा। लेकिन उस समय मेरे मन में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि मैं एक रहस्य को छुपा रहा हूं। मैंने जिस हादसे का सामना किया था, उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मुझे अपने शरीर पर कोई चोट या घाव नहीं दिखा। लेकिन अगर मैं सचमुच कहूं तो यह और भी आश्चर्यजनक है कि मैं वास्तविक समय से पीछे आ गया हूं। मेरे आसपास का परिदृश्य एकदम बदल गया था। मैं अपने घर के कमरे में खड़ा था, लेकिन यह कमरा पहले जैसा नहीं दिख रहा था। मेरी आंखें उस समय को याद करने लगी जब मैं बच्चा था और अपने पिताजी के साथ खेलता था। मुझे लगता है कि यह एक सपना है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सच है। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही है, जैसे कि मैं अपने बचपन को फिर से प्राप्त कर रहा हूं। मैं अपने पिताजी के चेहरे पर मुस्कान देख सकता हूं और उनकी आंखें खुशियों से भरी हुई हैं। मैं अपने घर के कमरे में खड़ा हूं, लेकिन यह कमरा एक अलग दुनिया जैसा लगता है। मुझे लगता है कि मैं समय को उल्टा कर रहा हूं और अपने पूर्वजों की यादें फिर से जागृत हो रही हैं। यह एक अजीब सी भावना है, लेकिन मैं इसे महसूस कर रहा हूं। मेरे दिल में एक खुशियों की लहर चल रही है और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूं। परिवार के यहाँ वापस आना मेरे लिए एक असंभव सपना था, परंतु छोटी ऊंचाई के कारण लोम्बार्डी महल का दृश्य मेरे सामने स्पष्ट नहीं हो पाया। मैं वास्तव में अतीत में वापस आ गया हूँ, मैंने आत्मसात करने की कोशिश करते हुए कहा, जब मैं बड़े हरे भरे शंकुधारी पेड़ों को देख रहा था जो गहराई से बगीचे में उगे हुए थे। उनकी ऊंचाइयों ने मुझे वास्तविकता से अलग कर दिया। मैंने अपनी आंखें फैलाकर उन्हें देखने की कोशिश की, लेकिन वे और भी बड़े और ऊंचे लग रहे थे। उनकी हरी भरी पत्तियों ने हवा में झूमने लगती हुई सुनाई दी। मैं अपने आप से पूछता रहा, क्या यह सचमुच वास्तविकता है? लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने अपने आप को एक बच्चे की तरह महसूस किया, जिसने पहली बार बड़े घर में प्रवेश किया था। हरे भरे पेड़ों ने मुझे डराया और आकर्षित किया। उनकी ऊंचाइयों ने मेरे मन को भ्रमित कर दिया, जैसे कि एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। वे वृक्ष थे जिन्हें मेरा पहला चाचा वीजे ने कटवाया था जब वह शासक बन गया था। उन्होंने कहा था कि यह लैंडस्केपिंग के लिए था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे बस अपने दादाजी द्वारा प्यार किए गए वृक्षों को नहीं देखना चाहते थे। उनके नीचे एक छोटा सा तालाब था, जिसमें पानी की सतह पर एक हंस की तस्वीर बनी हुई थी। यह एक ऐसी तस्वीर थी जिसने मुझे हमेशा आकर्षित किया था। जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझे इस तालाब के पास बैठने के लिए कहा करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि यह एक पवित्र स्थान है, जहां वृक्ष और जानवर एक दूसरे को समझते हैं। मैं उस समय इसकी पूरी तरह से समझ नहीं पाता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह एक ऐसा दृश्य था जिसने मुझे अपने आप को समझने का मौका दिया। यह एक ऐसा समय था जब मैंने अपने परिवार और उनकी परंपराओं और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह एक ऐसा दृश्य था जिसने मुझे अपने आप को समझने का मौका दिया। यह एक ऐसा समय था जब मैंने अपने परिवार और उनकी परंपराओं के बारे में सोचा, और यह मुझे अपने आप को अधिक समझने में मदद करता है। कुछ समय बाद पता चला कि वे पेड़ पहले सम्राट ने महल की पूर्ति के जश्न में दिए थे। उन्हें सबसे बड़ा बताया गया, लेकिन वह जो सामंत कहा जाता है वह यह नहीं जानता था कि परिवार के लिए वे पेड़ों की कितनी महत्ता है। उनकी छवि अभी भी महल के बाहर खड़ी थी, एक शांत और संगीतमय दृश्य। हवा में फूलों की खुशबू थी, जो उन पेड़ों से आती थी। परिवार के सदस्यों ने उन पेड़ों को बहुत प्रेम और सम्मान के साथ देखा था। वे उनकी रक्षा करते थे, उनकी देखभाल करते थे और उन्हें अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन वह सामंत, जो सबसे बड़ा था, उन पेड़ों की महत्ता को नहीं समझता था। वह उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और यही वजह थी कि वे पेड़ अब खतरे में पड़े हुए थे। उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, और यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। परिवार के सदस्यों ने उन पेड़ों को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, लेकिन वह सामंत उनकी महत्ता को नहीं समझता था। यह एक बहुत बड़ी भूल थी, और इसके परिणाम स्वरूप वे पेड़ अब खतरे में पड़े हुए थे। विजय का विरोध करने वाली ये बातें मुझे समझ नहीं आती। अपने दादाजी ने जो कुछ सोचा होगा वह शायद सही नहीं था। विजय एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी दृष्टि बहुत संकीर्ण और असहिष्णु थी। उसका भाई लॉरेल, जो उसके छोटा था, उस पर निर्भर करता था, जैसे कि एक वफादार शेर खूंखार होता है जो हमेशा अपने मालिक के आदेशों का पालन करता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों भाइयों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश नहीं की। विजय की एकाग्रता और सख्त नीतियां उसके शासन को कमजोर बनाती थी। वह अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता था, अगर
वह अपने दृष्टिकोण को बदल पाता। लेकिन अब जब वह मर चुका है तो मुझे लगता है कि उसके भाई लॉरेल ने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया है। ये एक बड़ा खतरा है और मैं नहीं जानता कि वह अपने देश की रक्षा कर पाएगा या नहीं। विजय की मृत्यु ने एक खालीपन छोड़ दिया है जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह समय है जब हमें अपने भविष्य को बनाने के लिए काम करना चाहिए, न कि पुरानी गलतियों पर जोर देना। मेरे पिता गल्लाहन थे, जो कि अपनी विचारशीलता और कोमलता के बावजूद एक अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति थे। वह उच्च शिक्षा के लिए अकादमी में जाने का सपना देखते थे, लेकिन उनकी हृदय विदारक मृत्यु ने हमारे भविष्य को अंधकारित कर दिया। उनकी आकांक्षाएं, उनकी आशाओं का विसर्जन, उनकी सपनों का टूटना मेरे लिए एक असहज यादें और दर्द के पल बन गए। उनकी शिक्षित आत्मा ने हमेशा उच्च शिक्षा को महत्व दिया था, लेकिन जीवन की अनिश्चितताओं ने उन्हें अपने लक्ष्यों से विमुख कर दिया। उनकी मृत्यु ने एक खालीपन छोड़ दिया, जिसने हमारे परिवार को अस्थिर बना दिया। अब जब मैं अपने पिता की यादें ताज़ा करता हूं तो मुझे लगता है कि उनकी आकांक्षाएं और सपने अब केवल एक भावनात्मक दर्द का विषय बन गए हैं। मेरे पिताजी, वे बच जाएंगे? यही मेरा होगा कि उनको बचाऊं। मैंने अपने पापा को 1 साल पहले ही खो दिया था। उस समय तो इलाज नहीं था, लेकिन फिर कुछ साल बाद मुझे याद आता है कि डॉक्टर ने दवाई की खोज की है। जैसे ही यह खबर मिली, मेरी भावनाएं गहरे शोक और दुख की ओर बढ़ने लगी। मैंने अपने पिताजी को कई सालों से नहीं देखा था, इसलिए उनकी वापसी की कल्पना करना मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित करता है। यह दवाई, जिसकी खोज डॉक्टर ने की, मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। मेरा पूरा शरीर खुशी से हिल रहा था। मेरी आंखें गर्म हो गई थी और रोशनी के बिना भीग रही थी। तुम्हारे पिताजी को खोने की जरूरत नहीं है, वे बच सकते हैं। तुम्हारे पिताजी को एक युवा उम्र में दर्दनाक मृत्यु देखने की जरूरत नहीं है। उनकी जान बचाई जा सकती है और मैं इसे कर सकता हूँ। मेरे दिल में एक नई आशा की लहर उठ रही थी, जो मुझे मजबूत बनाती थी। मैं अपने पिताजी को बचाने की कोशिश करूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे सुरक्षित हों, उनकी आंखें खुली रहें और वे जीवित रहें। मेरे मन में एक शांति की भावना थी, जो मुझे आश्वस्त करती थी। मैं अपने पिताजी को बचाने के लिए तैयार हूँ और मैं इसे करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। मरेगा इलित शोरान पहले सुकाते हाथी शोरान श्लापे हजत काते हासिती लापे शोरान काते हाथी श्लापे सुकाते बरी नाहले याला अकाते सुनशलापे हाथी शोरान। लोमाडी के विशाल 4 मंजिला मुख्य भवन और इसके आसपास बने कई इमारतों को एक ही नजर में देखा जा सकता था। मैंने यह भी देखा कि अतिथियों, सेवकों और अन्य लोग भवन में काम कर रहे थे। उनकी गतिविधियां, वेशभूषा और चेहरे की अभिव्यक्ति सब कुछ एक बड़े आयोजन की तस्वीर प्रस्तुत करता था। सूरज की किरणें भवन की खिड़कियों पर पड़ रही थीं, जिससे अंदरूनी हॉल को एक अद्वितीय रोशनी मिल रही थी। हवा में एक मधुर गंध फैल रही थी, जैसे कि फूलों की खुशबू। यह दृश्य मेरे मन को आकर्षित कर रहा था और मैं अपने आप से पूछ रहा था कि यह भवन किसी विशेष अवसर पर तैयार किया गया होगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यह एक आम दिन है और इन लोगों ने अपनी जिंदगी को इसी तरह से जीने का अभ्यास कर रखा है। उनकी आंखें खुशी, शांति और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। यह दृश्य मुझे एक नई दुनिया की ओर ले जाने वाला था, जहां हर कोई अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का आनंद लेता है। मेरी यादों में यह सब कुछ समाप्त हो गया था। मैं अपने आंखों के सामने खाली महल की दीवारों को बंद करने वाले शाही रथियों को देख सकता था। पहले मुझे विजिस को ओवरलॉर्ड बनने से रोकना होगा। यह निर्णय लेते समय वह अगले ओवरलॉर्ड थे। उनका फैसला उस समय पहले प्रिंस का समर्थन करना था। मैं अपनी आंखों को बंद कर सकता था, लेकिन दृश्य अभी भी जीवित था। महल की खिड़कियां चमक रही थीं, जैसे कि वे सूरज की किरणों को आकर्षित कर रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि पुराने पुस्तकालय की गंध। मैंने अपने दिल को धीरे धीरे धक्का दिया और फिर महसूस किया कि यह सब कुछ एक सपना है। लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलता था तो मुझे एहसास होता था कि यह सच्चाई नहीं थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां समय और स्थान का महत्व नहीं था। मैंने महल के अंदर घूमना शुरू किया, जैसे कि वह मेरा घर हो। प्रत्येक कमरे में एक अलग तरह की यादें थीं। कुछ कमरों में खुशियां और खुशियां, जबकि अन्य कमरों में दर्द और दुख। मैंने अपने आप से कहा, मुझे यहाँ रहना होगा। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं वास्तविकता को पाता था। रबिनी अंगेनस पहले शहजादे की माँ और वर्तमान लंबुर्ग साम्राज्य की सम्राट है, जो वीजे की पत्नी की तारों की तरह शाइन करती है। उनका अपने पारिवारिक संबंध के बंद के बावजूद है। उनका रब्बिनी अंगेनस अपने परिवार के गहरे प्रभाव के बावजूद एक बहुत ही निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासक हैं। उन्होंने अपने राज्य में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और उनके लेखापिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उनका सबसे बड़ा पुत्र वीजे की उम्मीद एक बहुत ही दयालु और करुणामय व्यक्ति है, जो अपने माता पिता के समान गुणों से भरपूर है। वह अपने परिवार और राज्य के प्रति बहुत समर्पित है और उनके लिए हमेशा तैयार रहता है। इस प्रकार रबिनी अंगेनस एक बहुत ही समृद्ध और सफल शासक है, जिनके नेतृत्व में लंबुर्ग साम्राज्य एक अद्वितीय और समृद्ध देश बन गया है। उनकी विशेषताएं, जैसे कि उनकी निष्पक्षता, करुणा और समर्पण, उन्हें अपने राज्य में एक आदर्श शासक बनाती हैं। उनके परिवार के साथ उनका प्रेम और सम्मान दोनों को बढ़ावा देता है, जिससे वे अपने राज्य के नागरिकों के लिए एक आदर्श मॉडल बनते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक अच्छा शासक कैसे बन सकता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इस प्रकार रबिनी अंगेनस की कहानी हमें एक आदर्श शासक के गुणों को सिखाती है, जो अपने परिवार और राज्य के लिए समर्पित रहता है और उनके लिए हमेशा तैयार रहता है। शहर का पहला राजकुमार एक ऐसी भारी जिम्मेदारी से निपटने में असमर्थ था।
उस समय साम्राज्य के महान सम्राट जोवनेस अपनी दृष्टि से कभी भी अकल्पनीय विरोधाभास पैदा नहीं करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें स्वाभाविक रूप से एक अन्यायी सम्राट बनाया। इसलिए शहर का पहला राजकुमार यह जानता था कि उसका समर्थन करने वाले विजय अपनी बुद्धि में असमंजस है। अगर तुमने अपना समर्थन इतनी खुलकर नहीं दिया होता तो लोम्बार्डी अभी भी सुरक्षित होता। फिर मैंने वियेज को मनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह काम नहीं करेगा। अब तुम्हारा समर्थन और व्यवहार से मेरे दिल में एक गहरा दर्द है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर ऐसा धोखा खेलोगे। तुम्हारी हरकतों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब मैं अपने आप को एक नए रास्ते पर खड़ा देखता हूँ, जहाँ मुझे अपने भविष्य को बनाना होगा। लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे शहर के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अब मैंने अपनी आंखें खोल दी हैं और मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरा रास्ता अलग होगा, जहाँ मैं अपने आप को सुरक्षित और मजबूत बनाऊंगा। यदि वह एक व्यक्ति होता जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सकता था, तो वह परिवार को ऐसी जल्दी में बर्बाद नहीं कर देता। यदि ऐसा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई और व्यक्ति शासक बने हुए होना चाहिए, लेकिन उसकी निर्णयशीलता और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति ने परिवार को एक ऐसी दिशा में धकेल दिया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उनके व्यवहार में आए बदलाव ने परिवार के सदस्यों को चिंतित कर दिया। उनकी पत्नी और बच्चे उनसे दूर दूर जाने लगे। उनका घर अब एक खाली और शांत जगह बन गया था, जहाँ सिर्फ दरवाजे की आवाज ही आती रहती। वह अपने परिवार को छोड़कर शहर में एक नए ऑफिस में काम करने लगा। उसकी दिनचर्या अब ऑफिस और घर के बीच घूम रही थी, जिससे उसके परिवार के सदस्यों ने उसे अपने जीवन से अलग कर लिया। उनके व्यावसायिक लक्ष्यों ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां पैसा और प्रतिष्ठा ही सब कुछ था। परिवार के सदस्यों को लगता था कि वह अब उनके लिए समय नहीं देते। उनके व्यवहार ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां वे अपने प्रेम और समर्थन को खोने लगे। अपनी परंपरा को तुम्हें नीचे उतरने के लिए छोड़ दूंगा, मैं इसे याद करता हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, मैं क्या करना चाहिए। उनकी आंखों में एक अनौपचारिक मुस्कान और एक हवादार आवाज थी। यह एक आदत के रूप में था। अपने पिताजी के साथ परिवार के मामलों पर नियंत्रण करना मेरा असली काम था। लेकिन कभी कभी जब वे सब कुछ गलत कर देते, तो मैं सोचता था कि मैं बजाय हीरोज के बनने के अपने सपनों को पूरा करना चाहूंगा। वह वफादार सेवक बन जाऊंगा। यह एक अजीब शिक्षा थी। उनकी आंखें हमेशा एक रहस्यमय मुस्कान से भरी रहती थीं, और जब वह कहते थे, मैं क्या करना चाहिए, तो लगता था कि वे अपने आप पर हंस रहे हैं। यह उनकी आदत थी, जैसे एक धुन बन जाती है। मेरे पिताजी ने हमेशा कहा था, मैं क्या करना चाहिए, और फिर सोचकर जवाब देते, मुझे लगता है कि मैं अपने चाचा से भी अच्छा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे राजकुमार के खिलाफ उसी गलती नहीं करूंगा। इससे हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि दूसरे राजकुमार भविष्य में सम्राट बनेंगे। ये बात तय है। फिर मैं दूसरे राजकुमार को पहले लाइन में रख सकता हूँ, परंतु मेरी इस योजना को वास्तविकता में बदलने के लिए मुझे अपने परिवार के प्रति कितना समर्पित होना होगा, और क्या मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं को दबाने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि यह एक कठिन निर्णय है, परंतु मैं जानता हूँ कि अगर मैं सफल होता हूँ तो मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। और जब मैं अपनी योजना को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक नई दिशा में बढ़ रहा हूँ। एक ऐसी दिशा जिसमें मेरी भावनाएं और विचार मेरे लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो मुझे अपने आप से परिचित कराता है। मैं अपने आप को देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बदल रहा हूँ। मेरी आंखों में एक नई चमक है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी भावना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, और जो मुझे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। क्या लोम्बार्डी परिवार के लिए यह फायदेमंद नहीं होगा अगर हम उनके करीब आ जाएं? न केवल यह, मेरे पास कम से कम अगले 20 वर्षों के लिए क्या होने वाला था, इसकी याद थी। अगर मैं अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सकता हूँ, तो मैं लोम्बार्डी परिवार को मजबूत बना सकता हूँ। यह सोचकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी छलक रही थी। जैसे ही मैं अपने पिताजी के चेहरे पर देखा, तो उनकी आंखों में एक आशावादी चमक दिखाई दी। वे मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों से हट नहीं रहा था। मैं अपने आप को इस परिस्थिति में डालकर देख रहा था, और यह एक अजीब सी भावना पैदा कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने पिताजी को गले लगाया, तो उनकी गर्माहट ने मेरे शरीर को तरोताजगी दी। मैंने महसूस किया कि यह समय आ गया है जब हमें एक साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी शक्ति और संसाधन है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकेंगे? मेरी परिवार को अपने हाथों से रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा परिवार है जिसे बिना रुके नष्ट कर दिया जाएगा। सदियों से शासन करने वाले हमारे पूर्वजों का यह भविष्य भी ध्वस्त हो जाएगा। मेरे पिताजी की जिंदगी के लिए खोजे गए रहस्यमय संकट को देखकर मुझे गहराई से रोष और चुनौती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में दर्द, व्याकुलता और एक जुनूनी इच्छा शक्ति थी। यह सब देखते हुए भी मेरे मन में संदेह और क्रोध के बादल उमड़ पड़े। मैंने उस लोम्बार्डी को बचाने का फैसला किया। अपने पिताजी को उनके दादाजी की जगह प्राप्त करने का ख्याल भी अच्छा लगा। पहले चाचा वीज या दूसरे चाचा लॉरेल, यह तो एक दिन और समय की बात थी। मैंने अपने मन को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही विचारे चलने लगे, उनमें सिर्फ एक चीज रह गई, आज शाम अब कुछ नहीं करना। मैंने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी खाली था। क्या होगा क्या नहीं होगा, यह तो समय ही बताएगा। ऐसी विचारे चलते रहते, जैसे मेरी आंखें बंद करने के बाद भी मैं अपनी आंखें खोले रहूं। मुझे लगा जैसे कि मैं उस समय को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह केवल एक विचार था। और फिर मैंने सोचा, शायद यही सही समय है। मास्टर गल्लाहन को लॉर्ड ने फोन किया है, इसलिए वे ऑफिस गए हैं। मेरी दादी
जब मैं पुस्तकालय में वापस आया, जहां मेरे पिताजी बैठे थे, वहां पर जगह साफ सुथरी और सामान्य रूप से सजी हुई थी। जैसा कि लाइब्रेरियन ने बताया, यहाँ पर एक शांति और शीतलता महसूस होती है, जो पुस्तकालय की विशेषता है। मैंने देखा कि वहां पर एक बड़ा सा बक्सा खुला था, जिसमें कई पुराने दस्तावेज और पत्राचार भरे हुए थे। मेरे पिताजी ने इन्हें पढ़ने के लिए बहुत समय दिया होगा। यह सोचकर मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, परंतु जब मैंने उस बक्से को खोला तो मेरे मन में एक अजीब सी उदासी छाई रही। वहां पर कई ऐसे पत्र थे जिनमें लॉर्ड का नाम नहीं था। वे पत्र मेरे पिताजी के नाम थे और उनका हस्ताक्षर भी था, जो उन्होंने अपने नाम से ही लगाया था। यह देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी और उदासी दोनों की भावनाएं महसूस हुई। मैंने सोचा कि शायद मेरे पिताजी ने इन पत्रों को लॉर्ड के नाम पर रखा था, ताकि वे उनके नाम से जुड़ सकें। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन में कई ऐसे पत्र और दस्तावेज छोड़े हैं जिनमें लॉर्ड का नाम नहीं था। यह देखकर मुझे एक अजीब सी उदासी और खुशी महसूस हुई, जो मेरे मन को गहराई से छू गई। Hebke fale aiti shisla. Parelbi konaha aiti shisla bhupa golahali. Ai shivta golahali. शीसला परलबी गोलाहाली आईती शीसला बहाली। मेरे मन में एक विशेष स्थान था जहां पुस्तकालय का नाना रहता था। अगर मैं अपनी असली उम्र में होता तो उसे नाना कहकर बुलाना बहुत ही गैर जिम्मेदार लगेगा, लेकिन मैं एक बच्चा हूं। मैं उसके पास गया और बोला, कृपया मुझे एक किताब दीजिए। नाना ने पूछा, आपको किस प्रकार की किताब चाहिए? जब मैंने किताब का शीर्षक बताया तो नाना की आंखें चौड़ी हो गई। उनकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वे मुझे बताने जा रहे हों कि वहां पर यह किताब जरूर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किताब कहाँ पर है? मैंने पूछा। नाना ने मुस्कुराया और बोले, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यहाँ की विशेषताओं को समझना होगा। उन्होंने मुझे एक बड़े से कमरे में ले जाकर, जहां पुस्तकालय की सभी प्रकार की किताबें थी। वहां पर एक अजीब सी गंध थी, जैसे वे सभी किताबें नई हो। नाना ने मुझे बताया, यहाँ पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक सच्चाई है। उनकी बातें सुनकर मैंने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ विशेष है जो मुझे नहीं पता था। नाना ने मुझे एक किताब दिखाई और कहा, यह किताब आपकी पसंद की होगी। जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पर समय कुछ अलग है। यहाँ पर हर पल एक अनुभव है और हर अनुभव एक सीखने का अवसर है। क्या यह मास्टर गैलाहन ने कभी भी कुछ ऐसा मांगा है? नहीं, मैं इसे देखना चाहता हूँ। मुझे समझ आया कि ब्रोचले पर आश्चर्य क्यों था, लेकिन मैंने साहसपूर्वक इंतजार किया। उनकी आंखें जो मेरे प्रति लगभग देखने लगी थीं। यहाँ एक शांत वातावरण है जहाँ हर एक चीज अपने आप में अद्वितीय है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे इस खाली कमरे में प्रवेश करती हैं, जो एक अजीब तरह का आकर्षण बनाती हैं। कमरे की दीवारों पर एक अद्वितीय रंगचक्र है जो सूर्यास्त के समय की याद दिलाता है। मैं अपने आप को इस खालीपन में खो रहा था। जब ब्रोचले ने मुझे फिर से पुकारा, उसकी आंखों में एक अजीब तरह की उत्सुकता थी जो मुझे असहज बनाती है, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और ब्रोचले की ओर देखा। वह मेरे प्रति एक अजीब तरह का आकर्षण दिखा रहा था, जैसे कि वह कुछ गुप्त जानता हो। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उसे यहाँ बुलाने का कारण समझा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, क्या यह सचमुच कुछ महत्वपूर्ण है या बस एक समय पासी गतिविधि? मेरे हाथों में एक पुस्तक थी जिसे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा था। यह इतनी कीमती और महंगी थी कि अंततः मैं इसे कभी नहीं पढ़ सका। मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी जो मुझे इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह एक ऐसी पुस्तक थी जिसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और इसकी खूबसूरती ने मुझे आकर्षित किया। मैं इसे पढ़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन यह इतनी महंगी थी कि मेरे पास इसकी कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि शायद एक दिन मैं इसे पढ़ सकूंगा, लेकिन जीवन ने मुझे एक अनजाने वाहन की चपेट में मार दिया और मेरी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। अब यह पुस्तक मेरे सपनों का खिलौना बन गई है जिसे मैं कभी नहीं पा सका। इसकी भावनात्मक महत्वता ने मुझे और अधिक आकर्षित किया, लेकिन वास्तविकता ने मुझे एक कड़वा झटका दिया। यह पुस्तक अब बस एक याद बन गई है जो मेरे मन को कभी नहीं छोड़ेगी। किताबें लिए हाथ में चलकर मैं कुछ दूर तक गया और वहां बैठ गया। मुझे यहाँ पास के ऑफिस के पास बैठना होगा। पढ़ते हुए कुछ समय पहले किसी से पूछा था और पता चला था कि आज सप्ताह का तीसरा दिन है। मैं अपने मन में सोच रहा था कि ऑफिस जाने से पहले किताब पढ़ लूं, ताकि समय बीतने पर भी मेरा मन शांत रहे। आसमान में धूप की रोशनी फैली हुई थी और हवा में एक हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। पेड़ों की छाया से बनी एक झील के पास बैठकर मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया और मैं उनकी गहराई में खो गया। समय की गति धीमी हो गई थी और मैं उसमें फंस गया था। हवा में उड़ते हुए पत्तों की आवाज सुनकर मेरे मन में एक शांति छा गई। पेड़ों की जड़ें जमीन में गहराई से अटकी हुई थीं और उनकी टहनियां आकाश की ओर उठ रही थीं। वहां बैठकर मैं अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार कर रहा था। किताब के शब्दों ने मेरे मन को प्रेरित किया और मैंने सोचा कि मुझे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। समय बीतता गया, लेकिन मैं उसमें फंसा रहा. Mga kilpashasaadante usire kilpashtate maba anhe ya kilpashtate जो है सिरे सिरे kilpashadate तो है हे जो है याशटाते पर ले जो नहले याशटाते पर ले जो हैता ही शटाते पर ले जो सिरे हैता शटाते पर ले किल्प सिरे में शोआते पर ले. कोई भी इस लंबाड़ी में रहने वालों का असंतुष्ट होने का जतन नहीं कर सकता था. यहाँ पर पूर्वज की शक्ति अनंत थी. जब मैं अकेले चलते समय मुख्य भवन को ढूंढ निकाला और वहां स्थित ऑफिस के सामने हॉलवे में खड़ा हो गया. यह एक ऐसा स्थान था जहां पर हर कोई अपनी बात कहने से पहले ही डरता था. पूर्वज की आंखें हमेशा चौकस रहती और उनकी आवाज भी हमेशा गहरी और तेज रहती. मैंने वहां पर खड़े होकर अपने आसपास को देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था. बस एक शांति और एक अद्वितीय सुगंध थी जो हवा में फैल रही थी. यह सुगंध इतनी मधुर थी कि मेरे मन में एक अजीब सी
खुशी पैदा हुई, लेकिन जब मैंने अपने आप को वहां पर खड़ा देखा तो मुझे लगा कि मैं एक अपराधी हूँ जिसे सजा मिल रही है। यह भयानक अनुभव था जिससे मेरी आत्मा को दर्द हुआ। मैंने वहां से चलने का फैसला किया और अपने आप को एक नई दुनिया में ले गया। वह एक ऐसी जगह थी जहां मैं अपने दादाजी के साथ अक्सर जाता था। बचपन में देखकर यह जगह कुछ अलग ही लगती थी। मैं इस भवन के अंदरूनी हिस्से को गहराई से देखना चाहता था, लेकिन मुझे खिड़की के पास बैठना पड़ा। वहां से मैं आसपास के वातावरण को ध्यान से देख रहा था। भवन के अंदरूनी हिस्से में एक बड़ा दरवाजा था जिसके दोनों ओर लकड़ी की पट्टियां लगी हुई थी। दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी टेबल और कुर्सी रखी हुई थी। मैंने उस टेबल पर अपने हाथों को रखकर उसकी बनावट को महसूस किया। वहां का वातावरण बहुत शांत और सुकून भरा था, जैसे कि समय की गति भी धीमी हो गई हो। मैंने अपनी आंखें बंद करके उस पल को गहराई से महसूस करने की कोशिश की। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कि यह भवन किस काम के लिए बनाया गया है और क्या यह कभी भी इस्तेमाल किया जाता था। मैं अपने दादाजी से पूछता, दादाजी, यह भवन कैसे बनवाया गया? उन्होंने बताया, यह भवन हमारे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां हम अपने पूर्वजों की यादें जोड़ते हैं। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और अपने मन में कई सवाल उठ रहे थे। मेरी लंबाई कम होने के बावजूद पुस्तकालय से यहाँ तक का फासला बहुत ज्यादा लगता है। मुझे अपने छोटे शरीर पर गर्व था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी ताकत कम है और जल्दी थक जाता हूँ। बस इतना सोचकर ही मैं जल्दी ही नींद की ओर बढ़ रहा था। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार था, तभी एक चुटीला बच्चा मुझे पुकारता है, हाफ ब्लड। यह आवाज मेरे दिल को छू जाती है और मैं अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। मैं अपने बालों को झटकता हूँ और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, हाँ, यह मैं हूँ। लेकिन फिर भी मेरी आंखें उस बच्चे को ढूंढने लगती हैं और मैं अपने आप से पूछता हूँ, कौन था वो? क्या उसने मुझे पहचाना था? मैं अपने दिमाग में कई सवालों का जवाब ढूंढने लगता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आंखें उस बच्चे को ढूंढती रहती हैं। यह एक अजीब सी भावना है, जैसे कि मैं अपने आप पर नियंत्रण खो रहा हूँ। मैं अपने आसपास के वातावरण को देखता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। शायद यह एक सपना है या फिर यह एक सच्चाई है, लेकिन एक बात तो श्योर है, यह एक अनोखी और रोमांचक कहानी होगी। किसी भी चीज को पकड़ने में असमर्थता को बादलों का पीछा करना कहते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन जब हमारे आसपास की दुनिया कुछ अजीब और असंभव लगती है, यह समय है जब हम अपने आप को भ्रमित और भटकते हुए महसूस करते हैं। बादलों जैसे आकाश में छाए रहते हैं जिन्हें पकड़ना असंभव है। प्रभु भक्ति में डूबे हुए हम अपनी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं और फिर अचानक एक हंसी आती है, पफट माइनस यह एक अनजान आवाज है। क्या यह हमारे भीतर का ही खेल है? क्या यह बादलों को पकड़ने का प्रयास नहीं है या फिर यह कुछ और है? मैं इस समय पर अपने आप से पूछता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, बस आवाज और भ्रम। विजय का पुत्र बेलसाच था जिसने मुझे संदेश भेजा। एक व्यक्ति जिसकी बालों और आंखों का रंग भूरा था, जो अपनी मां सरल की तरह नहीं दिखता था, बल्कि विजय के समान ही दिखाई देता था। इस चेहरे पर मुझे एक अजीब सी खुशबू और खिलखिलाते हुए बाल दिखे। यहाँ की हवा भी शीतल थी, जो मेरे शरीर को अच्छा महसूस कराती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ प्रकृति ने अपनी अद्भुत सुंदरता प्रदर्शित करती है। लेकिन मेरे मन में एक अनिश्चितता बनी रहती थी। क्या बेलसाच के पास कोई खुफिया जानकारी थी? और क्या वह मुझसे कुछ छुपा रहा था? अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए मैंने अपने हाथों को सिकोड़ लिया और एक गहरी सांस ली। लोम्बार्डी परिवार के सबसे बड़े पुत्र का वह चेहरा कई दोषों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी महिलाएं उसे अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। उनकी मुस्कान और उनकी आंखें उन्हें और भी आकर्षक बनाती थी। लेकिन आज के समय में मेरे सामने एक छोटा लड़का खड़ा है जो शायद 10 वर्ष का होगा। उसकी आंखें बड़ी और चौड़ी, उसकी बालों में गंदगी और दाग, उसकी पोशाक धुली नहीं गई थी। वह एक आम लड़का लगता था, न कि लोम्बार्डी परिवार का सबसे बड़ा पुत्र। उसकी आंखें मुझसे जुड़ रही थी और मैंने महसूस किया कि वह भी मेरे साथ एक गहरा संबंध बनाना चाहता है। लेकिन फिर वह अपनी आंखों को झुकाकर दूर चला गया, जैसे कि उसने मुझसे बात करने का मन नहीं किया। मैंने उसके पीछे देखा और महसूस किया कि वह एक अलग दुनिया में जा रहा है जहां मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आवाज को सुना जो धीरे धीरे दूर जा रही थी। वह एक छोटा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसने मुझे आकर्षित किया। वह एक आम लड़का नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय व्यक्ति जो अपनी आंखों से दुनिया को देख रहा था। और मैंने महसूस किया कि मैं उसे समझ नहीं पाया, लेकिन वह मुझे समझ गया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर प्रकार की बुराइयां करता था, इसलिए मुझे उसके गंदगी और उलझनों को साफ करना पड़ता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका चेहरा देखकर मेरे हृदय में डर की लहरें उठती थी, लेकिन बचपन में वह बहुत ही आकर्षक और मासूम था। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी, जैसे कि एक स्वादिष्ट फल का रस। जब वह मुस्कुराता तो उसके दांतों पर एक छोटा सा खिलौना दिखाई देता था, लेकिन जब वह गुस्से में आ जाता तो उसकी आंखें चमकने लगती और उसकी आवाज में एक अजीब सी ध्वनि होती। मैं उसे देखकर अपने आप को शांत करने का प्रयास करती, लेकिन वह हमेशा मुझ पर अपना गुस्सा उतार देता। मैं उसके आसपास रहने के लिए मजबूर था, इसलिए मैंने सीखा कि उसकी हरकतों को समझने और उनके पीछे छिपे सच को ढूंढने का तरीका है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित रहता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे जीवन को इतनी गहराई से प्रभावित करेगा। उसकी हरकतों ने मुझे एक ऐसा अनुभव दिया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, और यह अनुभव मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का मौका दिया। मुझे याद आ गया था, मेरे चाचा बेलासिच की ओर से जो वारदात हुई थी, वह मैंने धीरे धीरे समझने लगा था। उनका कहना था कि तुम्हारी माँ एक आम आदमी की बेटी थी, इसलिए उन्होंने
उन्होंने मुझ पर जान से मारने का आरोप लगाया था। भाई मुझे लगता है कि वह आधा खून वाला अब बहुत नाराज होगा। मैं अपनी ओर से पलट कर देखा और मेरे दूसरे चाचा के पहले बेटे अस्तल को खड़ा देखा। उसकी आवाज एकदम हवा से गुजर गई थी। मैंने सोचा क्या हुआ, ये तो असंभव है। मेरे पिता ने हमेशा कहा था कि जैसे ही मैं बड़ा होऊंगा वे अपनी बातें मुझसे छुपाएंगे, लेकिन अब मैं समझ गया था। उनकी बातों से यह साफ था कि वे एक दिन मेरी हत्या करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपने आप से कहा मुझे लगता है कि मैं आधा खून वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। यहाँ तक कि जब मैंने अपने चाचाओं पर जान से मारने का आरोप लगाया तो भी मुझे लगता था कि वे सचमुच नाराज होंगे, लेकिन अब मैं समझ गया था वे मुझसे दूर रहना चाहते थे और मेरे पिता ने उन्हें यह करने के लिए कहा था। मैंने अपने आप से कहा मैं आधा खून वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे यहाँ से निकलने का समय था। यदि बेलसाज की असामाजिक व्यक्तिगत जीवन और हिंसक घटनाओं ने मुझे पागल बना दिया था, तो अस्टाल ने मुझे व्यसन से ग्रसित कर दिया था। वह एक शक्तिशाली और बुद्धिहीन मूर्ख थे, जिनके अंतर्निहित विचार हर किसी के लिए स्पष्ट थे। उनकी चतुराई और समझदारी की कमी ने उन्हें अन्य खिलाड़ियों का एक आदर्श लक्ष्य बना दिया था। उनकी मूर्खता को देखकर लोग अक्सर हंसते रहते थे, लेकिन अस्टाल को यह बात पसंद नहीं थी। वह अपनी मूर्खता पर गर्व करता था और इसे एक प्रतिष्ठित लक्षण के रूप में देखता था। उनकी जीतने की आदत ने उन्हें और भी अधिक आत्मविश्वास से भर दिया था, लेकिन यही वही बात थी जो उन्हें अपने आप पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रही थी। उनकी मूर्खता ने उन्हें एक व्यसनी बना दिया था और अब वह अपने पैसे की हानि को भूलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ममर कलाई हेंतोपी बाने खा मरकलाई उहिपी बोतने ख्वार साडिन एई कलाई साड़ी तोपी नेखा उहिपी बाने विरतोपी ख्वार उहिपी बाने विर ख्वार हेंतोपी बाने डी ख्वार बोतने उहिपी बाने। मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मैं उनके प्रति अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि यह कहा जाता है बच्चे वास्तव में अधिक क्रूर लगते हैं। इसलिए पहले जब भी मैं इन दोनों को देखता था तो मैं भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बस डर जाता, ताकि सब कुछ जल्दी से समाप्त हो जाए। उनकी आंखें मेरे ऊपर एक विशिष्ट दृष्टि रखती थीं, जैसे कि मैं उनके लिए कोई खिलौना हूं जिसे उन्होंने अपने पास रखा हो। मेरी छोटी उम्र और शक्तिहीनता ने मुझे उनके द्वारा किए जाने वाले हर एक चीज से डरवा दिया, क्योंकि मैं नहीं समझ पाता था कि वे क्या करना चाहते हैं। शायद यही कारण था कि मैं हमेशा उनके आसपास रहता था, ताकि उन्हें लगता रहे कि मैं उनका एक अंग हूं जो उनके साथ हमेशा रहता है। लेकिन जब भी वे मुझ पर अपनी नजरें गड़ाते तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और डर का मिश्रण होता, जैसे कि मैं उनके पास खड़ा हूं, लेकिन फिर भी बहुत दूर। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकता था और वे मुझ पर अपनी मर्जी के अनुसार काम करते थे। बार बार की ये परिस्थितियां मुझे अपने पिता के दुख को समझने की व्यवस्था करती थी। कभी कभी जब बेलसाच ने अच्छा नहीं लगा, वह मेरे साथ अपमानजनक और हंसी मजाक भरा बर्ताव करना शुरू कर देता, लेकिन पिताजी को यह सब देखकर गुस्सा आता और विएज और लॉरल अक्सर उन पर हंसते हुए कहते, यह युवाओं की शिक्षा का एक तरीका है, लेकिन यह बहुत ज्यादा मजाकिया हो गया। मैं अपनी नाराजगी को दबाने की कोशिश करता, पर वास्तविकता से बचने की चाह बढ़ती। मैंने बेलसाच से पूछा, बेलसाच मेरी वर्तमान आयु क्या है? बेलसाच ने अजीब देखा और कहा, क्या? वह मुझे एक अनोखे प्रश्न की तरह देखता था। मेरी आयु क्या है? मैंने सोचा। मैं अपनी आवाज में गहराई और डरावनापन जोड़ना चाहता था, लेकिन यह एक बच्चे का शरीर था, इसलिए मेरी शक्ति बहुत कम थी। बेलसाच ने मुझे गौर से देखा और मैंने महसूस किया कि वह मेरी भावनाओं को समझ रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हुई, जैसे कि उसने कभी भी इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा था। मैंने सोचा, यह एक अजीब और दिलचस्प सवाल था। मैं 7 वर्ष का था और तुम 10 वर्ष के हो। अस्तल 9 वर्ष के थे। हमारी उम्र में लगभग 3 वर्षों और 1 वर्ष का अंतर था, इसलिए मैं उनकी आयु को गणना कर सकता था। अब तुम इतने बड़े होने के बाद आप इतने बच्चे जैसे क्यों दिखते हैं? मुझे लगता था कि बच्चे अपने आप को पूरी तरह से बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अस्तल और तुम्हारी आंखें अभी भी बचपन की चमक रखती थी। हमारे खेल के मैदान पर जहां अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे, वहां एक विशेषता थी। पेड़ों के नीचे की छाया में हमारे पसंदीदा खिलौने रखे जाते थे। उनकी रंगीन और चमकदार सतह पर धूप की किरणें पड़ती थी, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाती थी। जब हम खेलते थे तो हवा में एक विशेष सुगंध होती थी, जैसे कि फूलों की खुशबू। यह सुगंध हमारे दिलों को खुशी और आनंद से भर देती थी। लेकिन जब अस्तल ने अपना बचपन छोड़ दिया तो वहां एक बदलाव आया। उसकी आंखें अब कम चमकदार थीं और वह अधिक गंभीर लगने लगा। मैं समझ गया था कि बचपन की खुशबू अब कभी नहीं आएगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह एक अच्छी बात है, क्योंकि बड़े होने से हमें जिम्मेदारी और समझदारी मिलती है। लेकिन जब तुम्हारी आंखें भी उसी तरह बदलने लगी तो मुझे एक अजीब भावना हुई। क्या यह सचमुच सही था? क्या हमें अपने बचपन को छोड़ना चाहिए? मैंने सोचा कि शायद नहीं, क्योंकि बचपन की खुशबू और मजा भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब अस्तल ने मुझसे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने बच्चेपन को छोड़ना चाहिए, तो मुझे लगा कि शायद वह सही था। क्या हुआ कि बच्चे अपनी चाची को आधी जाति कहकर मजाक करते हैं? मैंने दोनों को इतनी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। बच्चे क्या जानते हैं, यह सब बड़ों की गलती है। चाची का चेहरा उदास था, उसकी आंखें पानी से भरी हुई थीं। वह अपने परिवार को देखकर उदास थी, जिसमें उनके माता पिता का तलाक हुआ था। वह अपने बच्चों के लिए चिंतित थी, जिन्हें उन्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ता था। मैंने सोचा कि शायद यह सब उनकी गलती नहीं है, बल्कि बड़ों की गलती है। परिवार के बीच की दूरियां, तलाक और अलगाव ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। वह अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाने से डरती थी, लेकिन उनके पति के व्यवहार ने उन्हें मजबूर कर दिया था। मैंने सोचा कि शायद यह समय है जब हमें अपने परिवार
परिवार को समझने और सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। वो कि क्या पागल है। वो अपनी हाथ उठाने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ अजीब सी वजह से उसने मुझ पर हमला करने से पहले कुछ समय इंतजार किया, जैसे अगर वह मेरे डरने की उम्मीद कर रहा हो। लेकिन जब उन्हें वे प्रतिक्रिया नहीं मिली तो बेलसाच और एस्टल ने एक अजीब सी चिंता में पड़ गए। उनकी आंखों में एक अनिश्चितता की भावना थी। वह जानते थे कि वे मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया को इंतजार किया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे अगर वे मुझ पर हमला करने के बाद हंसने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं उनके हमले को सहन नहीं करूंगा, तो उन्होंने अपनी योजना बदल दी। वे एक नए तरीके से सोचते हुए, मेरे प्रति एक अजीब सी दृष्टि रखते हुए मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अगर वे अपनी जीत की घोषणा कर रहे हों। लेकिन मैंने उन्हें एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे अगर मैं उनकी जीत को समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे मन में एक अजीब सी भावना थी, जैसे अगर मैं अपने आप पर ही हमला कर रहा हूं। मैंने उन्हें देखा, लेकिन वे मुझे नहीं देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी अनिश्चितता की भावना थी, जैसे अगर वे अपने आप पर ही हमला कर रहे हों। मेरे बाल पकड़कर मुझे तेजी से खींचते हुए मैं जमीन पर गिर गया। यह एक ऐसा पल था जिसमें मेरी गर्दन और कंधे दर्द से भर गए। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यह क्यों हुआ। क्या यह उनकी नीयत नहीं थी, बल्कि यह उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण था। उनकी शर्म और असहजता को उन्होंने मेरे साथ शारीरिक रूप से व्यक्त करने का प्रयास किया, जैसे कि एक बच्चा अपने गुस्से को दबाने के लिए चीखता है। मैं जमीन पर पड़ते हुए महसूस करता था कि उनकी नीयत से मेरा दिल टूट गया है और मेरे पास इस दर्द को सहन करने के लिए कोई तरीका नहीं था। यह एक ऐसा पल था जिसमें मैं अपने आप पर भरोसा खो बैठा और मुझे लगा कि मैं अकेला हूं और मेरे पास कोई सहारा नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उन्होंने अपने गुस्से को मुझ पर निकाल दिया हो। यह एक ऐसा पल था जिसमें मैंने महसूस किया कि उनकी भावनाएं और मेरी भावनाएं एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे को पूरक करती हैं। यह एक ऐसा पल था जिसमें मैंने अपने आप को देखा और महसूस किया कि मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं और उन्हें सहानुभूति से देख सकता हूं। मेरी निगाहें ऊपर उठते ही मैंने देखा कि बेलसाज के हाथों में मेरे कुछ बाल फंसे हुए थे। हा, क्या दृश्य! वे चिल्लाते हुए कह रहे थे। उनकी मुस्कान पर मेरी निगाहें जकड़ी हुई थी। यही वह चेहरा था जो मुझे घर के बाहर फव्वारे पर कपड़े धोने के लिए कहता था। उस समय जब मैं अपने दादाजी के ऑफिस में उनका सामना करती, वे हमेशा मेरे प्रति एक नौकरानी की तरह व्यवहार करते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उन्हें यह सब देखकर बहुत आनंद आ रहा हो। मैं अपने आप को इस दृश्य से अलग नहीं कर पा रहा था, जैसे कि मेरे बालों के टूटने की आवाज और उनकी हंसी की गूंज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। यहाँ पर समय का पहिया घूमता रहा, लेकिन मैं अपने आप को उस पुराने दर्द से नहीं बचा सका। अब जब मैं इस चेहरे को देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसी याद है जिसे मैंने कभी भूलने की कोशिश नहीं की। यह एक ऐसा पल है जो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गया है। मेरे अंदर दबा दिया गया क्रोध फिर से उभरने लगा। मुझे लगता है कि वह एक बच्चा है, लेकिन यह सच नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कि वह मेरे अंदर को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अरे, निम्न श्रेणी का अर्धजातीय, तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो, बेलसाच ने कहा, जबकि वह मेरे सर को नीचे दबा रहा था। केवल इसलिए कि तुम्हारा आखिरी नाम एक है। तुमने शुरू किया है कि तुम हम में से एक हो। अस्टल ने पीछे से मुस्कुराते हुए कहा। यह बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं और मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्या सचमुच वह मुझसे जुड़ा हुआ है? क्या वह वास्तव में मेरा भाई है? मैंने अपने आप से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन यह आसान नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे कि मेरे अंदर एक भयानक लड़ाई चल रही है और वह लड़ाई मेरे दिमाग को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। लेकिन यह सच नहीं था। मैं उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार था और मेरी आंखें उसे देख रही थीं, जैसे कि वह एक शिकार हो। मैं जिसने जमीन पर गिरकर एक पैर उठाया और बेलसाज की टांग में थप्पड़ मारा। यह एक ऐसी जगह थी जहां सूरज नीचे होते समय अपनी आखिरी किरणों को छोड़ता था, जिससे आसमान पर एक अद्वितीय रंगीन प्रभाव दिखाई देता था। हवाएं शांत थीं, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने अपने आप को इस जगह पर खड़ा देखा जहां एक तरफ बेलसाज खड़े थे, जिनकी आंखों में एक गुस्से का चमक था। उनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, तुम लोम्बार्ड नहीं हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, तुम आधे रक्त वाले हो। मैंने अपने आप से कहा, मैंने उनसे ऐसा कहने को नहीं कहा। लेकिन बेलसाच ने फिर से कहा, तुम्हारी माँ एक प्रजाति की थी जिसका रंग अलग था, और तुम्हारे पिता, उनकी आवाज में एक विश्वासघात की धुन थी। मैंने अपने आप पर नियंत्रण खो दिया और जमीन पर गिर गया। जब मैं उठा तो बेलसाच की आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वे कह रहे हों, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। मैंने अपना पैर उठाया और उनकी टांग पर एक थप्पड़ मारा, लेकिन वह बस एक छोटी सी चोट थी जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैं उसे एक बार फिर से कड़ी निगाहों से देखा ताकि वह शांत रह सके। इसके बाद मैं बेलसाच की ओर बढ़ा, जो अभी भी अपने आप को लड़कपन की तरह घूम रहा था। यह खराब पिल्ला। मैं सही नहीं था। मेरा पहला चाचा जी विजय बहुत शालीन नहीं था और अक्सर उसकी पत्नी और बेलसाच के साथ अपनी दादागिरी करता रहता था। यह बच्चा उसके पिता जैसा ही होगा, जिसने उसे इस तरह पैदा किया था। मैंने सोचा कि वह इसे देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन विजय ने उसे केवल एक छोटा सा चुटकारा लगाया और बेलसाच की ओर बढ़ गया। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। इससे पहले कि यह सब बदतर हो जाए, मैंने निर्णय लिया कि मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं उसके साथ नहीं रह सकता, विजय की तरह। वह अपने पिता की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे पति और परिवार के सदस्य की तरह जैसा होगा। अंपार से होराबी शिलासी सोसेहला, अप्पे गासी शिला, सोसेला पाहला शिला, तनरिला, गासी सोसेहला, अप्पे गासी शिला, सोसेला तनरिला शिला, काला हा शेनीडोरा, सोसेला काला हाथीडोरा, शिला सेगासिनरा। मेरे भाग्यशाली बच्चे, मुझसे यह घृणित वस्तु हटाओ।
बेलसाच ने अस्टल को दुर्दशा से आवाज लगाया, लेकिन छोटा बच्चा पहले ही हिल रहा था। 8 साल का ये छोटा लड़का अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। मेरे लिए, तुम्हारी वजह से, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी तुम मुझे इस तरह छोड़ देते हो। ये क्या जादू है जो तुम पर है? मेरे पिताजी कहते थे, बेटा तुम्हारी सुरक्षा हमेशा पहले। लेकिन अब वे नहीं है। मैं अकेला हूँ, और यहाँ तुम हो। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं जानता हूँ, तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। अगर तुम मुझे बचाओगे, मुझे ये कितना मुश्किल है, मैं जानता हूँ। किसी को भी नहीं देखकर मैंने बेलसाज को पुस्तक से मारा। बहुत कम ही मैंने उसे मारा था, लेकिन इस छोटे बच्चे का शरीर सांस नहीं ले रहा था और मेरे हाथ कमजोर महसूस कर रहे थे। मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखें मेरी ओर उठती हैं और वे मुझसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज बंद है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या चाहते हैं। क्या वे मुझसे शिकायत करना चाहते हैं या फिर उन्हें लगता है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ? मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या यह सच में एक बच्चा है? क्या वे मुझसे सचमुच मदद चाहते हैं या फिर यह कुछ और है? मैंने अपनी आंखों से उनकी ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भाव नहीं था। शायद वे मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे। मैंने फिर से उनको मारा, लेकिन यह बारी मुझे और भी परेशान कर दिया। मेरे हाथ कमजोर महसूस कर रहे थे और मेरी छाती में दर्द हो रहा था। मैं समझ गया था कि यह एक बच्चा नहीं है, यह कुछ और है जो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें मारा। मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं सही नहीं था। अब मेरे पास एक बड़ा सवाल है, माइनस, क्या मैं सचमुच मदद कर सकता था? और अगर हाँ, तो कैसे? इमल की पाहिता, बोलास शेरयाल की पाहिता। सा इमल शेरयाल की पाहिता, ना अभियालोहे शेरयाल की पाहिता, अभियालोहे ना पावी की हेता, अभियालोहे सा शेरयाल की पाहिता, अभियालोहे युदे की पाहिता। तभी तो था। कार्यालय का दरवाजा एकाएक खुल गया और एक गंभीर चीखने की आवाज सुनाई दी। कितनी हलचल है! मध्यम वयस्क पुरुष ने आकर खड़े हो गए, जिनकी बड़ी बड़ी सफेद बालों और दाढ़ी का सम्मानजनक ढंग से तैयार किया गया था, जैसे शेर की मूछें। उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे आग की लपटें जो एक विशाल भयंकर प्राणी की तरह दिखाई दे रहे थे। उनकी आवाज गहरी, तेज और आक्रामक थी, जिससे मेरा हृदय धड़कने लगा। उनके चेहरे पर एक विशिष्ट अभिव्यक्ति थी, जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद उनकी उपस्थिति से मैं अपने आप को पीछे धकेलने का प्रयास करता, लेकिन वे मेरी ओर बढ़े, जैसे एक शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ता है। उनकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं, जैसे वे मेरे दिल को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे चेहरे पर एक निर्णय की अभिव्यक्ति है, लेकिन यह भी सच था कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। उनकी उपस्थिति से मैं अपने आप को पूरी तरह से असहज महसूस कर रहा था, जैसे कोई अज्ञात भयंकर शक्ति ने मुझ पर हमला किया हो। मेरे दादाजी ने मुझे एक अजीब सी अवस्था में पाया। वे अपने बेटे लुलक लोम्बार्डी के रूप में खड़े थे, जो इस लोम्बार्डी परिवार के पितामह थे। उन्होंने देखा कि मैं अपने पुस्तक से बेलसाच को मार रहा था, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। बेलसाच! वे चिल्लाए। फिर किसी ने कार्यालय से चीखते हुए आया और अपने पुत्र का नाम बुलाते हुए मुझे धक्का दिया। यह एक अजीब स्थिति थी, जैसे समय का चक्र उलट गया हो। मैं अपने दादाजी को आश्चर्यचकित देख रहा था, जो इस पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने मुझे अपने बेटे को मारने के लिए देखा। वे जानते थे कि यह एक बड़ा अपराध है और वे इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरे दादाजी ने अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ करने का फैसला किया है और यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे एक नई उम्मीद की ओर बढ़ रहे हों। मैंने अपने दादाजी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया। यह एक अजीब स्थिति थी, लेकिन यह एक नई शुरुआत का समय था। मैंने एक विशाल आहें भरी, जो मेरी हड्डियों को झकझोर देता था। यह बहुत तेज और शक्तिशाली था, जितना मैं बेलसाच ने मुझे कुछ समय पहले धक्का देने के बाद महसूस किया था। पुस्तक जमीन पर गिर गई और मेरी हथेली और कलाई दर्द से भर गईं जब मैं उन्हें अपने गिरने को कम करने और अपने सिर को घायल नहीं होने के लिए उपयोग किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि यह अपने आप से लड़ रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर को जमीन पर गिरने से रोकने के लिए अपने पैरों को फैला दिया। हवा निकल गई और मेरे सिर के आसपास एक अजीब सी खुजली हुई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं एक अनजान जगह पर हूँ, जो मुझे कभी नहीं दिखी थी। मेरे आसपास का वातावरण अजीब सा था, जैसे कि यह एक अलग दुनिया हो। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? लेकिन मेरे मन में कोई उत्तर नहीं आया। मैंने फिर सोचा, क्या यह सच है? और मेरे दिल ने एक बार फिर से तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी भय हो रहा था, जैसे कि यह मुझसे कह रहा था, क्या तुम्हारे पास अभी भी समय है? मैं अपने कमरे में बैठा था, एक अजीब सी भावना के साथ। जैसे ही मैंने अपने आप को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखें गहराई से भरी हुई और मेरे चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी दिनचर्या का असर है, जो मुझे हमेशा कुछ न कुछ नए अनुभवों की ओर ले जाती है। तभी मैंने अपने पिताजी की आवाज सुनी, जो घर के बाहर से आ रही थी। शायद ये इसलिए था कि मैं एक ऐसी स्थिति में था जिसमें मुझे अपने आप पर हंसने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उनकी चिंता ने मेरे मन को गहराई से छुआ। वो मेरे पास आए और मेरे घावों को देखने लगे। उनकी आंखें मेरे परेशानी भरे चेहरे पर पड़ी और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। क्या हुआ टिया? वो कहने लगे, जैसे कि वो पहली बार मुझसे बात कर रहे हों। उनकी आवाज ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने अपनी आंखें बंद करके उनकी बाहों में सांस लेना शुरू कर दी। यह एक ऐसी पल था जिसमें समय का भेदभाव नहीं रहा। वो मेरे पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। उनकी बातें, उनकी आवाज, सब कुछ मेरे मन को शांति देने लगा। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें मैंने महसूस किया कि वो हमेशा मेरे साथ हैं, चाहे जो भी हो। और इस पल ने मुझे अपने आप को समझने की शक्ति दी। यह एक ऐसी याद रही जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे भाई बेलसेज की आंखें भीग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी स्थिति उससे भी खराब है।
फिर भी मैंने अपने पिताजी को आवाज देने की कोशिश की, बापू, बापू, लेकिन वह जानते थे कि बेलसेज की आवाज बहुत ऊंची होती है और वे मेरी स्थिति को और भी खराब बना देंगे। तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए नहीं है, वे बोले। फिर भी उन्होंने मुझसे पहले ही बात करने की कोशिश नहीं की। उनके चेहरे पर दर्द और गुस्से के भाव थे। मैं अपने पिताजी को देख रहा था, जो आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन वे बोले नहीं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। क्या हुआ पापा, तुम्हारा दर्द क्या? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी आंखों में आंसू बहा रहे थे। मुझे लगा कि जैसे ही वे सांस लेते, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि समय की गति भी धीमी हो गई हो। Haji iro kald kajipsanti elim. Nuaham kajipsanti elim. Bha kajipsanti elim nu saham kajil santi elim. Bakele Shechni jatlaz nu ele vorodi shoahane. Chasosi avorodi hane. Chaniva jatlaz hashu ele vorodi. Se pasla jatlaz ele vorodi hane. Posusi ki ase shat hane. Oiri ele vorodi. Jatlaz hashu se i ele vorodi. Ahane chaniviya se विजय को अभी भी बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन वह अब और कुछ नहीं कह सकता था। उसकी आंखें मुझे एक ऐसी दृष्टि से भरी हुई थीं, जैसे वह मुझे मारने के लिए तैयार हो। शांति से भरे हुए इस छोटे से कॉरिडोर में बेलसाज का रोन धोन कभी कभी ही सुनाई देता था। उसकी आंखें मुझसे ज्यादा दूर जाने लगी थीं और वह अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था जिसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसकी आंखें मेरी ओर धीरे धीरे घूमने लगी और मैंने सोचा कि वह मुझे मारने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। शांति से भरे हुए इस पल में मैंने महसूस किया कि वह अब और कुछ नहीं कह सकता और उसकी आंखें मेरी ओर एक आखिरी बार देख रही थी। मैं अपने पिता की बाहों में शांति से लेटी हुई थी, उन्हें गले लगाती हुई। सच कहूं तो मुझे यह पसंद आया। अपने दादाजी को अच्छा इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शुरू से ही मैंने गलतियां की। अपने पिता के बारे में सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। उनकी आंखों में ममता और प्यार की गहराई देखकर मेरे मन में खुशी और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन जब मैं अपने दादाजी के सामने खड़ी थी, तो मुझे लगा कि वे मुझसे निराश हैं। उनकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं, लेकिन मैंने उन्हें समझ नहीं पाया। अपने आप पर शर्मिंदगी और असफलता की भावना छाए रहने लगी। मैंने सोचा कि शायद मैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, जिसके कारण वे निराश हैं। अपने दादाजी के चेहरे पर एक गहरी उदासी और निराशा की छाया देखकर मेरे मन में दर्द और खेद की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरी कल्पना है और वास्तव में वे मुझसे प्यार करते हैं। अपने दादाजी के प्रति मेरी भावनाएं उलझ गईं, जैसे एक गहरी नदी जो कई मोड़ों से गुजरती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। वह बेवकूफी का नाम है बेलसाच का। मेरे दादाजी, जिन्होंने पहले बेलसाच और मुझे एक साथ देखा, फिर अस्पताल पर देखा। वह लड़का पहले से ही छुप गया था, लेकिन अपने दूसरे चाचा के कपड़ों को पकड़े हुए थे। उनकी आंखें बेलसाच के पीछे भागने के लिए तैयार थीं। क्या यह सचमुच इतना आसान होगा? मैं हमेशा से ही बेलसाच को एक ऐसा व्यक्ति समझता आया था जिस पर हमेशा भरोसा नहीं किया जाता। वह हमेशा अपने शब्दों को पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन कभी-कभी उसके शब्द पूरे होने से पहले ही बीच में ही रुक जाते। यह उसकी आदत थी और हमेशा इसी तरह के दिलचस्प वाक्यों को बनाने का आनंद लेता।